बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। CS 601 डेटा कम्युनिकेशन की फाइनल टर्म एग्जाम प्रिपरेशन के सिलसिले में आज आपको फिर वेलकम कहते हैं। आज हमारा सेकंड पार्ट है, वीडियो नंबर 2 है और इस पार्ट में हम सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे जो पहले हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को रिव्यू किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो हम लिंक शेयर कर रहे हैं, तो काइंडली आप उनको जरूर रिव्यू कर लीजिएगा। राइट, तो आज के इस पार्ट में हम कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह 40 सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करें और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये 100 क्वेश्चंस को रिव्यू करने के बाद सारे आपके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप रिव्यू कर सकेंगे और इंशाल्लाह अच्छा एग्जाम प्रिपेयर भी कर सकेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम अटेम्प्ट भी करेंगे और एक अच्छा स्कोर जो है वो एंटिसिपेट करेंगे। राइट, सो इफ यू आर प्रिपेयर्ड एंड रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 61. Differentiate between the guided media and the unguided transmission media. Give at least 2 examples of each. तो हमारे पास जो गाइडेड मीडिया होता है वो आम तौर पर किसी न किसी फिजिकल पाथ, किसी न किसी फिजिकल केबल या कनेक्शन पे मुश्तमिल होता है। मैं आसान मिसाल उसकी दूं तो आपके जो मोहल्ले में जो केबल सर्विस प्रोवाइडर है वहां से लेकर एक तार आपके घर तक आ रही है जो आपके टीवी में लगी हुई है। तो ये सबसे आसान मिसाल किसकी है? हमारी गाइडेड मीडिया की। इसके अलावा आपने देखा होगा ट्विस्टेड पेयर केबल्स को यूज करते हुए मैं और आप ऑफिस में या घर पे अगर लोकल एरिया नेटवर्क से या लैन से कोई कंप्यूटर या डेस्कटॉप या लैपटॉप वगैरह कनेक्ट करते हैं तो ये भी किसकी मिसाल हुई? गाइडेड मीडिया की। ठीक है, इसी तरह अगर आपने फाइबर ऑप्टिक केबल ली हुई है अपने सर्विस प्रोवाइडर से तो ये भी सारी किसकी मिसाल हुई? अगेन गाइडेड मीडिया की। तो कोई तार, कोई एक फिजिकल कनेक्शन, कोई वायर, कोई केबल वो सेंडर से रिसीवर तक कनेक्टेड है तो ये कौन सा होगा? गाइडेड मीडिया। यानी जो ट्रांसमिशन यहाँ से हो रही है डेटा की वो थ्रू गाइडेड मीडिया हो रही है। अनगाइडेड मीडिया अलबत्ता उससे क्या है? बिल्कुल रेसिप्रोकल या उल्टा है। इसमें कोई हम फिजिकल कनेक्शन इस्तेमाल नहीं करते। और सबसे आसान मिसाल इसकी क्या है? जो हम रेडियो वगैरह सुनते हैं या कोई भी इस तरह की वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं या वायरलेस ट्रांसमिशन होती है डेटा की, वो क्या है? थ्रू अनगाइडेड मीडिया। एग्जांपल अगर हम लें, हम क्या कह सकते हैं जी कि हमारे घर पे जो PTCL का राउटर लगा हुआ है, अगर मैंने आपने अपना लैपटॉप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है या हमने अपना मोबाइल उसके साथ वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? हम कनेक्ट तो हैं नेटवर्क से, लेकिन क्या है? थ्रू अनगाइडेड मीडिया। यानी हमारे डिवाइस से उस राउटर तक कोई फिजिकल केबल वगैरह कनेक्ट नहीं है। इसी तरह रेडियो हम सुनते हैं तो रेडियो पाकिस्तान लाहौर या कोई भी और इवन FM है, वो क्या करता है? अपने स्टेशन से उस ट्रांसमिशन को ब्रॉडकास्ट कर रहा है और मैं और आप घर पे रेडियो अपना ट्यून करके सुन रहे हैं तो वहां से लेकर यहाँ तक जो ट्रांसमिशन आ रही हैं ये विदाउट एनी फिजिकल पाथ आ रही हैं। ठीक है, तो ये भी क्या आ रहे हैं? वायरलेस या फिर अनगाइडेड मीडिया होगा। इसी तरह से टेलीविजन है, इसी तरह से सैटेलाइट की कम्युनिकेशंस है, तो ये सारी क्या हुई? अनगाइडेड मीडिया। तो ये बुनियादी फर्क है। जाते जाते एक लाइन में हम बता सकते हैं, गाइडेड मीडिया में सेंडर से लेकर रिसीवर तक एक केबल कनेक्ट होगी और सबसे कॉमन एग्जांपल हमने क्या कहा कि PTCL से लेकर हमारे घर तक या किसी और केबल प्रोवाइडर से लेकर मेरे घर तक जो टीवी तक एक केबल आ रही है, ये क्या है? गाइडेड मीडिया। एक फिजिकल पाथ, एक फिजिकल कनेक्शन है। ऑन द अदर साइड जो कनेक्शन सेंडर से रिसीवर तक विदाउट एनी तार, केबल, वायर होगा वो क्या होगा? अनगाइडेड होगा। और सबसे कॉमन एग्जांपल है मेरा लैपटॉप या मेरा मोबाइल अगर मेरे घर के राउटर से कनेक्टेड है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेडियो की ट्रांसमिशन है वो सबसे कॉमन एग्जांपल है, क्या है वो? अनगाइडेड मीडिया। क्वेश्चन नंबर 62 है, आउटलाइन 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स या फाइबर ऑप्टिक्स। तो हमने देखा है कि फाइबर ऑप्टिक्स जो हैं ये कुछ रिसेंटली बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं। उसकी सबसे बुनियादी वजह ये है वो ये है कि ये बहुत बड़ा डेटा बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रांसफर कर सकती हैं। यानी दिस इज अ गाइड मीडिया जो कि एक हाई लेवल, हाई वॉल्यूम डेटा बहुत एक हाई स्पीड पे ट्रांसफर कर सकती हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली फास्ट। और आपने शायद सुनो कि मुख्तलिफ जो ISPs हैं उनकी बैकबोन्स हैं, या हमारे यहाँ आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो अगर कनेक्टेड है मिडिल ईस्ट से थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल्स, जहाँ से इंटरनेट हमारा थ्रू करता है सारा। राइट, दूसरा इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि
इसको यूज करके हम लॉन्ग डिस्टेंस तक डेटा अपना ट्रैवल कर सकते हैं। नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि हर जो गाइडेड मीडिया है या हर केबल है उसकी एक लिमिट है, और उसके बाद सिग्नल जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, जिसको मैं और आप क्या कहते हैं, एटेन्यूएशन। और शायद आपने पढ़ा होगा यकीनन कि उसके बाद आप रिपीटर यूज करते हैं तो सिग्नल को रीस्ट्रेंथन या रिफ्रेश कर लेते हैं। ऑन दी अदर साइड फाइबर ऑप्टिक के साथ ऐसा कम है, ठीक है। एक तो यह कि डेटा बहुत बड़ा सेंड कर सकते हैं, एक्सट्रीमली फास्ट सेंड कर सकते हैं, और फाइबर ऑप्टिक लॉन्ग डिस्टेंस तक डेटा कैरी कर सकती हैं, सिग्नल वीक नहीं होते। और थर्ड जो है ये क्या करती है, ये इसके साथ जो बेनिफिट है वो क्या है कि इट्स लेस प्रोन टू ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो होती है। यानी अगर हमारी पीटीसीएल के साथ या हमारी जो केबल घर तक आ रही है वो दरमियान में बाकी बिजली के तारों के साथ भी कनेक्ट या इंटरैक्ट होती है या उनके साथ रखी जाती है, तो वहां क्या होता है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज है वो उसको अफेक्ट करता है, जबकि फाइबर ऑप्टिक के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक बेनिफिट है फाइबर ऑप्टिक की कि अगर फाइबर ऑप्टिक के साथ कोई थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होती है या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या नॉइज होता है तो ये क्या है, थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होता, तो इसका मतलब ट्रांसमिशन डिस्टर्ब नहीं होती, राइट। सो ये दो थे, मैंने तीन हाईलाइट कर दिए हैं, आप इसमें से कोई भी दो लिख सकते हैं। ऑन दी अदर साइड कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो एक तो ये है कि ये खासी एक्सपेंसिव है, राइट, और ये इंस्टॉल करने के लिए भी एक्सपेंसिव है। जारी बात है, आपको फाइबर ऑप्टिक केबल चाहिए जो कि आम यूटीपी केबल से या हमारी ट्विस्टेड पेयर से ज्यादा महंगी है, एक्सपेंसिव है। और दूसरी ये कि थोड़ी सी ये क्या है, मतलब इसको मेंटेन करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, यानी इसकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, आप तौर पे ये कह सकते हैं। और यही दोबारा मैंने लिख दिया है कि चूंकि ये इट्स मेड ऑफ ग्लास, तो इसलिए थोड़ी सी ये फ्रेजाइल होती है। कि आम कॉपर की जो हमारी तारें हैं, आपने देखा होगा जो टेलीफोन की ट्रेडिशनल तारें हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग मतलब कुछ भी कर लेते हैं तो वो खासी जो है वो सख्त होती हैं और बेंड भी नहीं होती, और वेदर की जो कंडीशन है और बहुत सारी जो चीजें हैं वो हैंडल कर सकती हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड फाइबर ऑप्टिक आपने यूज की हुई है कहीं पे और आपको थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है, राइट। और थर्ड ये है कि नॉट एवरीबडी इज एक्सपर्ट टू इंस्टॉल दीज, यानी आपने देखा होगा शायद कभी आपका इत्तेफाक हुआ हो, खास किस्म के डिवाइसेस होते हैं जिनसे फाइबर ऑप्टिक को कनेक्ट किया जाता है। अगर कहीं से जोड़ लगाना हो तो आप कॉपर निकाल के प्लास से आप ट्विस्ट करके जोड़ नहीं लगा सकते, बल्कि उसके लिए खास इक्विपमेंट चाहिए होता है। खास किस्म के टेक्नीशियन है जो पर्टिकुलरली एक्सपर्ट होते हैं कि अगर आप फाइबर ऑप्टिक की कहीं तार टूट गई है तो उसको दरम्यान में से कनेक्ट करना है, तो इसकी कॉस्ट, इसकी मेंटेनेंस, इसकी फ्रेजिलिटी और इसको इंस्टॉल करना या इसको मेंटेन रखना, ये थोड़े से कुछ मसाइल हैं, थोड़े से कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, चैलेंजेस हैं अगर आपने, मैंने या किसी कंपनी ने फाइबर ऑप्टिक यूज करनी हो तो। क्वेश्चन नंबर 63 है, कंप्लीट द टेबल फॉर द गिवन वायरलेस बैंड्स। तो हमें कुछ वायरलेस बैंड्स यहाँ पे दिए गए हैं, उसमें से हमें कुछ टेबल को कंप्लीट करना है। फर्स्ट देखिएगा, हमारे पास VLF दिया हुआ है और हमें पता है कि VLF जो है ये आमतौर पे बहुत लो फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं और होती हैं, जैसा कि लिखा हुआ है 3 to 30 किलोहर्ट्ज, और ये ग्राउंड पे बिल्कुल निचले लेवल पे ट्रांसफर करती हैं या होती हैं। तो ये हमारी कौन सी होती हैं, रेडियो की नेविगेशन के लिए यूज होती हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास है जी मिडिल लेवल फ्रीक्वेंसीज या मिडिल फ्रीक्वेंसीज, MFS को कहते हैं। ये कुछ 300 से लेकर 3 मेगाहर्ट्ज तक इस फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफर करती हैं, और ये आमतौर पर प्रोपेगेशन कैसे होती है इनकी, थ्रू स्काई। और ये आमतौर पर हमारा जो AM रेडियो होता है, आपने देखा होगा रेडियो में AM और FM दोनों होते हैं, तो AM रेडियो की नशियात हैं उनको कैरी कर सकती हैं या उनको ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं या उनके लिए डेडिकेटेड होती हैं। तीसरी जो है हमारे पास VHF होता है, और आपने शायद देखा होगा जो थोड़े से पुराने टीवी थे, अब तो शायद आपने शायद देखा होगा घरों में नए टीवी आ गए, डिजिटल टीवी आ गए, TCL वगैरह के इंटरनेट बेस्ड टीवी आ गए हैं, बट जो थोड़े से पुराने टीवी हैं किसी के घर में अगर हो तो आपने शायद देखा उसमें जो ट्यूनिंग होती थी वो VHF होती थी, फिर उसके बाद UHF होती थी। तो VHF के लिए आप याद रखिएगा कि एक तो आपका FM रेडियो इसके ऊपर चलता है, और आपकी जो टेलीविजन के जो कुछ चैनल्स हैं VHF जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर ट्यून होते हैं या उसके ऊपर अवेलेबल होते हैं। और इसी तरह जो आपकी UHF है, जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं आपकी, वो भी आमतौर पे
जो आपके यूएचएफ चैनल्स होते हैं टेलीविजन की ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होते हैं, और कुछ आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो हमारे सेलुलर टेलीफोन्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद फिर हमारी सुपर हाई फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं। इनकी अगर आप देखें तो ये तकरीबन कुछ गीगाहर्ट्ज पे जाके ऑपरेट होती हैं। बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं ये हाई लेवल फ्रीक्वेंसीज हैं, और ये इस्तेमाल होती हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। तो यूं अगर आप देखें तो 3 किलोहर्ट्ज से लेकर आप तकरीबन कुछ 30 गीगाहर्ट्ज तक जा रहे हैं, और ये कुछ कॉमन फ्रीक्वेंसीज हैं। तो एटलीस्ट आपको कुछ अगर याद रह जाती हैं कि VLF जो है वो आप किसके लिए यूज करते हैं, रेडियो के लिए, इतना भी याद रख लें तो शायद कुछ गुजारा हो जाएगा। जो मिडिल फ्रीक्वेंसीज हैं AM रेडियो के लिए, VHF और UHF ये दोनों तकरीबन आपकी समझ लीजिए किसके लिए इस्तेमाल होती हैं, टेलीविजन के लिए, ठीक है। और UHF के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये याद रख सकते हैं कि सेलुलर फोन के लिए। और सुपर जो फ्रीक्वेंसीज हैं आपकी वो किसके लिए होती हैं, सैटेलाइट के लिए होती हैं। 64 है डिफरेंशिएट बिटवीन सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग। तो ये हमने पढ़ा था थोड़ा सा MCQs के अंदर भी कि सर्किट और पैकेट स्विचिंग जो है वो किस नोयत की होती है, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, हमने अगर अपने नेटवर्क के अंदर बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करना है, यानी हमने मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना है और डेटा फॉरवर्ड करना है दूसरे लफ्जों में, तो हम जब सब चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं, उनको कनेक्ट कर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि हमने क्या किया, स्विचिंग कर ली है, राइट। तो अभी हम देखते हैं हमारे पास जो सर्किट स्विचिंग है और पैकेट स्विचिंग है, ये किस तरह की स्विचिंग है अलग अलग। सर्किट स्विचिंग में हम कह सकते हैं हमारे पास जो कनेक्शन होता है वो डेडिकेटेड होता है, यानी एक सोर्स से लेकर एक डेस्टिनेशन तक एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है और वो ही रहना होता है, उसी को फॉलो करना पड़ता है। ऑन दी अदर साइड अगर पैकेट स्विचिंग की हम बात करें तो पैकेट स्विचिंग में ऐसा नहीं होता। हर पैकेट जो है वो अपनी मर्जी का कोई रास्ता ले सकता है, ठीक है। ये हमने बात की थी MCQs में भी कि क्या होता है पैकेट स्विचिंग में, अगर एक मैसेज के 4 पैकेट्स हैं तो एक पैकेट किसी और रास्ते से जा सकता है, दूसरा पैकेट किसी और रास्ते से जा सकता है। जबकि सर्किट स्विचिंग में सेंडर और रिसीवर के दरमियान अगर एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है तो सारे पैकेट जरूरी है फिर उसी रास्ते से जाएं। तो ये बुनियादी फर्क है। दूसरा रिसोर्स एलोकेशन हम देखते हैं कि सर्किट स्विचिंग में चूंकि हमने कहा कि एक पैथ रिजर्व हो गया, इसका मतलब है सारा सेशन वही पैथ फॉलो करेगा, ठीक है। जबकि पैकेट स्विचिंग में ऐसा नहीं होता। हम कहते हैं कि जी जब हमें जरूरत होती है हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं, और जब जरूरत नहीं होती वही कनेक्शन कोई और यूजर यूज कर लेता है, राइट। तो इसका मतलब यह है कि ये थोड़ा सा डायनेमिक नेचर का है पैकेट स्विचिंग जो है। सर्किट स्विचिंग जो है वो ऑन दी अदर साइड थोड़ा सा स्टैटिक नेचर का लग रहा है। यहाँ से एफिशिएंसी अगर हम देखें तो सर्किट स्विचिंग जो है ये इनएफिशिएंट है। अब आपका सवाल हो सकता है कि ये तो पहले ही स्टैब्लिश हो जाता है, फिर इनएफिशिएंट कैसे हो गया। वो इसलिए हो गया कि आपने एक ही सेंडर और एक ही रिसीवर के लिए एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया। जब वो दोनों डेटा नहीं भेज रहे तो क्या ये आइडल रह रहा है। इसका मतलब यह है कि ये तो पूरा यूज नहीं हो रहा, इनएक्टिव रह रहा है आपका कनेक्शन। ऑन दी अदर साइड पैकेट स्विचिंग में ऐसा नहीं होता। अगर एक रास्ता कोई 2 डिवाइसेस यूज नहीं कर रहे तो वो किसी और को दे दिया जाता है, आप यूज कर लीजिए, ठीक है ना। यानी एक रास्ता है, एक पाथ है, उसके ऊपर कई थाउजेंड्स ऑफ यूजर उसको यूज कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, बारी बारी सबको दिया जाता है। तो यूं पैकेट स्विचिंग जो है इट्स मोर डायनेमिक, इट्स मोर लाइक अ पब्लिकली अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी, फॉर एवरीवन। तो इट्स मोर काइंड ऑफ अ डायनेमिक इन नेचर एंड इट्स अवेलेबल टू एवरीवन, इट्स मोर एफिशिएंट। अच्छा, डिले की अगर हम बात करें तो जो सर्किट स्विच है उसमें मिनिमम डिले होता है, क्योंकि आपने डेडिकेटेड कनेक्शन रखा हुआ है ना, और कनेक्शन आपने स्टैब्लिश किया हुआ है, तो इसलिए क्या मिनिमम डिले है। ऑन दी अदर साइड यहाँ जो पैकेट स्विचिंग है ना, इसमें डिले होता है और वेरिएबल होता है। यानी हो सकता है एक पहला पैकेट गया उसके अंदर डिले जो है वो 4 माइक्रोसेकंड का आया हो, दूसरे पैकेट के लिए 6 माइक्रोसेकंड का आ गया हो, तीसरे के लिए हो सकता है 2.4 माइक्रोसेकंड का आ गया हो। तो हर पैकेट राउट जो हो रहा है या फॉरवर्ड हो रहा है टू डेस्टिनेशन, उसके लिए जो डिले आ रहा है वो क्या है, वेरिएबल लेंथ है, कोई फिक्स डिले नहीं है, होगा लेकिन क्या वेरिएबल है। तो ये थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है पैकेट स्विच के अंदर डिले साइड पे। और सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है सर्किट स्विच की, वो
टेलीफोन नेटवर्क है हमारे, वो सर्किट बेस्ड स्विच यूज करते हैं, यानी उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं। और पैकेट स्विच की सबसे कॉमन एग्जांपल में, और आप रोज यूज करते हैं, इंटरनेट सबसे कॉमन एग्जांपल है। 65 है, व्हाट आर द थ्री फेजेस इन सर्किट स्विच नेटवर्क, यानी हमारे पास जो सर्किट स्विच नेटवर्क होते हैं उनमें 3 फेजेस कौन सी होती हैं, ठीक है। यानी ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ये 1 2 3 और 4 ये कोई स्विच हैं जो यूज हुए हुए हैं, और यहाँ ए से डेटा अगर हम भेजते हैं किसी और एम को, तो ये देखिएगा एक स्विच से एक पाथ ये यहाँ तक डेटा ला रहा है, और दूसरा पाथ ये यहाँ पे हमने जो हाईलाइट भी किया हुआ रेड से वहां तक डेटा ला रहा है। और एक पाथ के अंदर अब ये आप देख लीजिए मल्टीपल चैनल्स हैं, अगर यहाँ से देखें तो ये आपको मल्टीपल चैनल नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी देखिएगा, ठीक है। सो एवरीवेयर यू कैन सी अ मल्टीपल चैनल जो कि एक ही पाथ के ऊपर अवेलेबल हैं। तो हम कह सकते हैं कि जी सर्किट स्विच नेटवर्क वो होता है सेटअप स्विचेस कनेक्टेड बाय अ फिजिकल लिंक्स, ठीक है। ये जो हम सारी ब्लैक आपको वायर्स नजर आ रही हैं, लाइंस नजर आ रही हैं, ये क्या हमारे फिजिकल लाइंस हैं, फिजिकल लिंक्स हैं, जहां पे ईच लिंक हम कह रहे हैं जी एन चैनल पे डिवाइड होता है, ठीक है। ये हम देख रहे हैं ना, ये 3 चैनल है, ठीक है। तो एन चैनल मतलब 3 चैनल्स हैं यहाँ पे। एवरीवेयर यू कैन सी 3 चैनल्स अवेलेबल एवरीवेयर। अच्छा, ये 3 चैनल्स यूज कैसे होंगे? आपने मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ी हुई है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग हो सकती है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो सकती है, क्योंकि आपने डिफरेंट सिग्नल्स को कंबाइन करके एक ही लिंक के ऊपर भेजना है, तो इसलिए इनको मल्टीप्लेक्स किया जाता है, ठीक है। आई बिलीव कि आपको मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, अब ये 3 चीजें हम देखते हैं, ये 3 जो फेजेस हैं इस खास सर्किट स्विच नेटवर्क के साथ, वो क्या है? सबसे पहले, अभी हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात कर रहे थे, सर्किट स्विच क्या करता है? सबसे पहले एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ जो है वो स्टैब्लिश कर लेता है, एक कनेक्शन सेट कर लेता है। डेटा सेंड करने से पहले ही सेंडर और रिसीवर के दरमियान, ये देखा ना, बिफोर डेटा सेंडिंग, बिफोर डेटा ट्रांसफर बिगिंस, आपने क्या किया? कनेक्शन स्टैब्लिश किया। तो ये सबसे पहला फीचर है सर्किट स्विच नेटवर्क का, कि वो डेटा सेंड करने से पहले सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेगा। नंबर 2, उसके बाद ये जो भी डेटा ट्रांसमिट होना होगा या ट्रांसफर होना होगा, जो भी आपने स्टैब्लिश किया हुआ पाथ, इसके ऊपर सारा डेटा ट्रांसफर करेंगे कॉन्टिन्यूसली। और थर्ड, वंस यू आर डन, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे? आप कनेक्शन को टर्मिनेट कर देंगे, या उसको हम कहते हैं कनेक्शन इज टियर डाउन और कनेक्शन इज रिलीज। 3 फेजेस हैं, ये 3 स्टेप्स हैं जो कि एक सर्किट स्विच नेटवर्क जो है वो फॉलो करता है, ड्रॉप करता है। कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, डेटा भेजेगा, और फिर कनेक्शन को टियर डाउन या टर्मिनेट कर देगा। 66 है, outline the 3 processes takes place in the virtual circuits। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो वर्चुअल सर्किट है तो ये क्या है, और इनके अंदर 3 प्रोसेस जो हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक वर्चुअल सर्किट जो होता है ना, तो वो प्योर सर्किट स्विच नेटवर्क होता है, और ना ही वो प्योर क्या होता है, पैकेट स्विच नेटवर्क होता है, बल्कि क्या होता है, इनका एक मिक्स होता है, ठीक है। इनका एक मिक्स होता है, याद रखिए। देखिए, अभी हमने पढ़ा ना कि एक हमारे नेटवर्क कौन से हैं, सर्किट स्विच नेटवर्क हैं, एक हमने कहा हमारे पैकेट स्विच नेटवर्क हैं। तो ये वर्चुअल फिर क्या बुला हुए, ये कोई अलग से नहीं है, बल्कि इन दोनों का हम क्या करें, सर्किट का और पैकेट स्विच नेटवर्क, इन दोनों का मिक्सचर है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो मिक्सचर है, यानी मिक्स ऑफ 2 नेटवर्क्स है या क्रॉस ऑफ 2 नेटवर्क्स है, ये किस तरह से काम करता है? सबसे पहले इसके अंदर भी क्या होगा, कनेक्शन सेटअप होगा, क्योंकि सर्किट स्विच नेटवर्क के अंदर जो पहली प्रॉपर्टी या पहला उनका फेज होता है वो क्या करता है, कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अ लॉजिकल पाथ इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर, और रिसोर्सेस को क्या किया आपने, रिजर्व कर लिया। रिसोर्सेस से मुराद ये है कि जिस बात पे आपने डेटा सेंड करना है, जिस लिंक पे आपने डेटा सेंड करना है, उसको आपने रिजर्व कर लिया अपने वर्चुअल सर्किट के अंदर। सेकंड, आपने क्या किया, पैक्टाइजेशन की है, ठीक है। ये पैक्टाइजेशन की है, इसमें आप क्या करते हैं, आप नॉर्मली ये यूज करते हैं एटीएम के ऊपर, और एटीएम के ऊपर आपने क्या पढ़ा हुआ है, वीसीआईज होते हैं, ठीक है। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स है, यहाँ पे थोड़ी बहुत टाइपो हो जाती है, प्लीज डोंट माइंड दैट, दीज आर वीसीआईज। तो आप क्या करते हैं,
आप अपने पैकेट्स के हेडर के अंदर, जो कि आमतौर पे हमने कहा था कि एटीएम में उनको कहते हैं सेल, फिक्स्ड साइज पैकेट्स इन एटीएम कॉल्ड सेल्स। तो सेल्स के हेडर के अंदर हम क्या करते हैं, अपने वर्चुअल चैनल आइडेंटिफायर या वीसीआईज के एड्रेसेस डाल देते हैं कि इस पाथ से लेकर इस पाथ तक कौन सा वर्चुअल चैनल आइडेंटिफायर या वीसीआई हम यूज करेंगे। तो ये क्या हमने किया, यानी जो डेटा भेजना था उनको अपने डिवाइड किया फिक्स सेल्स के अंदर, उनके हेडर्स के अंदर वीसीआई की इंफॉर्मेशन डाल दी। तो ये प्रोसेस क्या कहलाया, हमारा पैकेटाइजेशन। और थर्ड पे अब जाहिर बात है, आपने क्या कर लिया, कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया, पैकेट्स बना के, सेल बना के, हेडर के अंदर वीसीआई की इंफॉर्मेशन डाल दी है। अब पैकेट्स को क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पैकेट ने राउट होना है, फॉरवर्ड होना है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, जिस पाथ पे जो आपने स्टैब्लिश किया हुआ, यहाँ पे ऊपर फर्स्ट पे जिसके अंदर आपने वीसीआई डाली हुई है। ठीक है, एक चीज मैंने यहाँ पे क्लियर लिखी है कि यहाँ पे पैकेट डायनेमिकली राउट नहीं होनी, जो कि पैकेट स्विच नेटवर्क के केस में होते हैं। फिनोमेना वही है, लेकिन जो पाथ स्टैब्लिश किया हमने उसी पाथ के ऊपर सारा हमारा डेटा जो है वो ट्रांसफर होगा। तो ये तीन फेजेस मिलती जुलती हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, जो कि क्या है, मिक्स है, किसका, सर्किट स्विच का भी और पैकेट स्विच का भी। 67 what type of communication takes place at the data link layer। तो सेकंड लेयर है हमारी डेटा लिंक लेयर, उसके ऊपर कितनी टाइप की कम्युनिकेशन होती है वो देख लेते हैं क्विकली, या किस टाइप की कम्युनिकेशन होती है। तो हमें पता है कि डेटा लिंक लेयर के ऊपर जो एक ट्रेडमार्क है वो क्या चीज है कि नोड टू नोड कम्युनिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये हमारा एक डिवाइस है, लैपटॉप है, इसने इंटरनेट पे कुछ चीज भेजनी है, तो ये एक स्विच के थ्रू इस राउटर से कनेक्टेड है। ये राउटर हमारा पीटीसीएल का भी हो सकता है, हमारे ऑफिस में लगा हुआ कोई एक सिस्को का राउटर भी हो सकता है, और या किसी और कंपनी का भी हो सकता है। तो यहां से लेकर यहां तक जो कम्युनिकेशन हो रही है, ये बेसिकली क्या हो रही है, नोड टू नोड कम्युनिकेशन हो रही है, और ये लेयर 2 पे हो रही होती है, डेटा लिंक लेयर के ऊपर। तो डेटा लिंक लेयर के ऊपर आप ये कह सकते हैं, या आप और मैं कह सकते हैं, जितनी भी कम्युनिकेशन है वो सारी क्या होगी, नोड टू नोड हो रही होगी। इसी तरह अगर आगे आपका पैकेट फॉरवर्ड होने हैं किसी और सर्वर तक, या इवन जीमेल तक, यूट्यूब तक, तो आपका ये जो राउटर है इसने इस अगले राउटर से बात करनी है, चूंकि नेक्स्ट नोड ये वाली है। तो यहां तक अगेन जो कम्युनिकेशन हो रही है वो भी क्या हो रही है, लेयर 2 के ऊपर, और नोड टू नोड हो रही होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस राउटर को कैसे पता कि इसका मैक एड्रेस क्या है या लेयर 2 एड्रेस क्या है। तो जितने पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होते हैं वहां पे आपने, मैंने पढ़ा हुआ है कि राउटर ने अपने लिंक में जो नेक्स्ट राउटर आ रहा है, अगर उसको कोई पैकेट भेजना है तो क्या होता है, उसका आईपी एड्रेस भी उसके पास होता है और मैक एड्रेस भी होता है, और यूं फिर पॉइंट टू पॉइंट में ये डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेसेस यूज करके फ्रेम फॉरवर्ड किए जाते हैं। ठीक है, ये स्विच में भी होता है और ये राउटर्स में भी होता है। तो इसी तरह से यही पाथ कुछ फॉलो करते हुए, यही मैकेनिज्म फॉलो करते हुए हमारा डेटा जो है वो सोर्स से लेकर, इनफैक्ट अगर हम यहाँ देखें इस लैपटॉप या इस यूजर से लेकर असल में डेटा हमारा यहाँ इस सर्वर तक आना है अगेन। लेकिन क्या ये सारी कम्युनिकेशन नोड टू नोड हो रही है या फिर लेयर 2 पे हो रही है, यूजिंग दी डेटा लिंक लेयर एड्रेसिंग। और इस सारे मरहले में हम कह सकते हैं कि नोड टू नोड जो है वो हमारा फ्रेम के डेटा इन द टर्म्स ऑफ फ्रेम, इन द फॉर्म्स ऑफ फ्रेम, वो फॉरवर्ड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 है, हाउ कोलिजन्स आर अवॉइडेड इन सीएसएमए सीए। इसको हम कहते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस थ्रू कोलिजन अवॉइडेंस। तो हमें पता है सीएसएमए जो सीए होता है या उसका जो वेरिएंट सी है वो वायरलेस नेटवर्क्स के लिए यूज होता है। जो सीडी है वो किसके लिए होता है, हमारी ईथरनेट लैन्स के लिए होता है। और यहाँ पे कोशिश की जाती है कि कोलिजन्स को अवॉइड किया जाए। अच्छा, जो 3 स्ट्रेटजीज हैं हमारे पास कोलिजन्स को अवॉइड करने की, वो क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं जी कि आपके पास एक इंटरफ्रेम स्पेस होती है। अब लैन के ऊपर जितने भी सिस्टम्स हैं उन सबको कोई ना कोई एक आईएफएस की वैल्यू असाइन की जाती है। आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने किसी स्टेशन को या कुछ चंद स्टेशंस को प्रायोरिटी देनी हो दूसरों के ऊपर, तो आप उनकी क्या करते हैं, आईएफएस को छोटा वैल्यू दे देते हैं। तो जिस स्टेशन की छोटी आईएफएस होगी
उसके पास हाई प्रायोरिटी होगी डेटा सेंड करने की। तो यूं आप मिसाल लीजिए, अगर आपकी वायरलेस लैन के ऊपर दो सिस्टम्स हैं, एक की IFS 5 है और एक की IFS 2 है, तो दोनों ने अगर एट ए टाइम डेटा सेंड करना हो तो IFS 5 वाला रुक जाएगा, क्योंकि उसकी IFS या इंटरफेरेंस स्पेस वैल्यू है वो 5 है, जो कि दूसरे लैपटॉप से या दूसरे कंप्यूटर से कम है। उसकी अगर 2 है तो वो रुक जाएगा और 2 वाला पहले अपने डेटा भेजेगा और 5 वाला उसके बाद भेजेगा। तो यूं आप देख सकते हैं दोनों एक वक्त में डेटा नहीं भेज रहे, जिसकी वजह से कोलिजन्स को हम अवॉइड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला तो हो गया थ्रू IFS। सेकंड देखते हैं, हमने कहा था ये हमारी क्या है, कंटेंशन विंडो है। अच्छा, ये क्या करती है, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि हर स्टेशन किसी खास देर तक ये क्या करता है, वेट करता है। और इस वेट का मकसद क्या होता है, ये देखना, ये चेक करना कि जो डेटा ट्रांसमिशन का मीडियम है क्या वो आइडल है, और अगर इसको ये बिजी मिलता है तो ये जो इसके पास ये वाली कंटेंशन विंडो है, ये अमाउंट ऑफ टाइम है, इसको वो क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। आप ये कह सकते हैं शायद डबल कर देता है, और उसके बाद ये दोबारा फिर वेट करता है। आप ये समझ लीजिए बैकफुट पे आ जाता है। इसको आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक बैक ऑफ स्ट्रेटजी है। यानी आप एक टाइम लीजिए, 2 सेकंड के लिए मिसाल दे रहा हूं, वेट कीजिए, उसके बाद देखिए अगर चैनल दोबारा बिजी है तो अब आप एक और टाइम ले लीजिए जो कि शायद 4 सेकंड हो, और फिर आप वेट कीजिए और दोबारा फिर देखिएगा, और अगर फिर मीडियम बिजी है तो आप 8 सेकंड के लिए वेट कीजिए और वापस आ जाइए। तो ये जो वेट देखना कि चैनल बिजी और फिर वापस आ जाना और दोबारा वेट डबल करना, ये असल में हमारा क्या है, कंटेंशन विंडो है। ठीक है, वो जो टाइम है जितनी देर आपने इंतजार करना है, ये क्या हमारा टाइम कंटेंशन विंडो है। और ये जो हमने देखा कि चैनल बिजी है और हमारा सिस्टम समझ लीजिए कि बैकअप पे आ गया या बैकफुट पे आ गया या वापस आ गया, इसको ही हम कह रहे हैं क्या है, बैक ऑफ स्ट्रेटेजी। अगर चैनल बिजी है तो आप पीछे आ जाइए, कोई बात नहीं, पीछे हो जाइए, वेट कर लीजिए। ओके, थर्ड हमारे पास एक्नॉलेजमेंट्स। देखिए बाज़ औक़ात ये होता है कि डेटा आपका अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो जाहिर बात है सेंडर ये समझता है कि डेटा नहीं मिला, और वो क्या करता है, डेटे को रीट्रांसमिट करने की कोशिश करता है। और ऐसी सूरत में भी अगर अननेसेसरी रीट्रांसमिशन होने लग जाए तो कोलिजन्स के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेज दी है तो यकीनन जाहिर बात है, यहां से नजर आ रहा है कि दोबारा उस डेटे को जिसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई है तो उसको रीट्रांसमिट करने की जरूरत कतई नहीं है। तो यूं ये एक्नॉलेजमेंट का जो मैकेनिज्म है, अगेन दिस इज हेल्पिंग अस कि आप रीट्रांसमिशन को ना कीजिए, इसकी जरूरत नहीं रही, डेटा मिल गया है। और अगर अननेसेसरी रीट्रांसमिशन नहीं कर रहे तो ये भी इस बात की गारंटी है कि अब अपनी कोशिश है आपकी कि कोलिजन्स कम से कम हो, क्योंकि वो रीट्रांसमिशन जिसकी जरूरत नहीं है उसको आपने रोक दिया। CA वर्जन में ये 3 मेथड्स हैं, 3 स्ट्रेटजीज हैं जो हेल्प करती हैं कि कोलिजन्स को अवॉइड किया जा सके। 69 है, नेम एनी 5 सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द डेटा लिंक लेयर। तो हमारे पास डेटा लिंक लेयर काफी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो हमें कहा गया कुछ 5 सर्विसेज के आप नाम लिखिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डेटा लिंक लेयर सबसे पहला काम क्या करती है, जो डेटा उसको नेटवर्क लेयर से मिलता है कि फ्रेम्स क्रिएट करती है, क्योंकि ये डेटा फ्रेम्स की फॉर्मेट में या फ्रेम की फॉर्म में फॉरवर्ड करती है। तो ये सबसे पहला काम क्या करती है, जो डेटा मिलेगा उसको डिवाइड करेगी स्मॉल फ्रेम्स के अंदर, और उसके बाद फिर हर फ्रेम का कोई हेडर लगाएगी, कोई ट्रेलर लगाएगी, ये सारी इंफॉर्मेशन लगाएगी, और फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है, और कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऐड करेगी, और उसके बाद ये फ्रेम फॉरवर्ड हो सकेगा। तो पहली सर्विस फ्रेमिंग की हो गई। उसके बाद दूसरा काम जो ये करती है, डेटा इनकैप्सुलेट करती है। यानी इनकैप्सुलेशन से मुराद क्या होगी कि आपने कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट अप्लाई करने हैं डेटा के ऊपर, कुछ आपने प्रोटोकॉल्स अटैच करने हैं डेटा भेजने से पहले। यानी आपने डेटा आपको मिल गया, आपने उनके फ्रेम बना दिए, उसके बाद उन फ्रेम्स को आपने इनकैप्सुलेट कर दिया, प्रॉपर फॉर्मेट दे दिया, कुछ प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन आपने ऐड कर दी। थर्ड पे आप क्या करेंगे, आपने फ्लो को कंट्रोल करना है। यानी ऐसा नहीं है कि सेंडर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में डेटा भेजता जा रहा है और रिसीवर क्या कर रहा है, पैकेट ड्रॉप कर रहा है या उससे पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा।
ठीक है, बल्कि ये लेयर कंट्रोल करेगी कि जितना फ्लो होना चाहिए वो उतना फ्लो रहे बिटवीन द डिवाइसेस, ताकि डेटा जितना भेजा जाए वहां डेटा रिसीव भी हो। तो ये तीसरा काम हो गया। और चौथा है, जारी बात है, फ्रेम्स अगर मूव किए जा रहे हैं, फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, तो मुमकिन है कोई एरर भी आएगा, तो उस एरर को भी हमने डिटेक्ट करना है और उसको कंट्रोल करना है कि फ्रेम ट्रांसमिशन के दौरान अगर कोई फ्रेम करप्ट होता है, कोई एरर डिटेक्ट होता है, तो उसको भी हमने डिटेक्ट भी करना है, कंट्रोल भी करना है और उसको फिर करेक्ट भी करना है। और लास्टली ऐसा हो सकता है नेटवर्क के ऊपर कंजेशन हो, तो ये डेटा लिंक लेयर जो है ये हेल्प करता है कि उस कंजेशन को भी मैनेज किया जाए और प्रिवेंट किया जाए, ताकि एक तो फ्रेम्स लॉस कम हो, दूसरा आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस को भी ऑप्टिमाइज रखा जाए, बेहतर रखा जाए। ठीक है, तो ये 5 बुनियादी चीजें हैं, यानी फ्रेम बनाए डेटा लिंक लेयर ने, उन फ्रेम्स को इंकैप्सुलेट किया, फ्लो को कंट्रोल किया, एरर को भी कंट्रोल किया, और कंजेशन जो है अगर वो कहीं बन रही है या हो रही है तो उसको भी कंट्रोल किया, ताकि फ्रेम्स ड्रॉप ना हो, रीट्रांसमिशन की जरूरत ना पड़े और नेटवर्क की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहे। क्वेश्चन नंबर 70 है, द ईथरनेट इज अनरिलायबल टेक्नोलॉजी, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कहा जा रहा है कि जो हमारे पास ईथरनेट है ये कोई इतनी अच्छी सर्विस नहीं है, अनरिलायबल है। अब ये वजह देखते हैं कि इसके अनरिलायबल क्या है और ये क्यों है। सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर ये अनरिलायबल है तो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं या डिसएडवांटेज क्या है, या आप ये कह सकते हैं अगर ये सवाल इस तरह से पूछा जाए कि ईथरनेट की लिमिटेशंस क्या हैं, ईथरनेट के डिसएडवांटेज क्या हैं, ईथरनेट के ऊपर कुछ क्रिटिसाइज कीजिए, तो तब भी आप ये जो नीचे वाला आंसर है वो लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि जी हाँ, ईथरनेट जो है वो एक अनरिलायबल टेक्नोलॉजी है। क्यों? हम नीचे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आमतौर पर अनरिलायबल सर्विसेज के होते हैं, और हम अभी आपको बताएंगे और ये शो करने की कोशिश करेंगे और प्रूव भी करेंगे कि वही अनरिलायबल जो सर्विस होती है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारी ईथरनेट के भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यूं हम कह सकते हैं कि हमारी ईथरनेट जो है वो अनरिलायबल टेक्नोलॉजी है। राइट, चलिए पहला देखते हैं। हम कह रहे हैं कि जी एक अनरिलायबल जो टेक्नोलॉजी या सर्विस होती है वो पहले कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करती या बाद में कनेक्शन टीयर डाउन नहीं करती। होना तो ये चाहिए कि आप डेटा भेजने से पहले कनेक्शन चेक करें, स्टैब्लिश करें, फिर डेटा भेजें और प्रॉपर कनेक्शन को क्लोज करें, जबकि ईथरनेट में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब एक अनरिलायबल सर्विस भी यही कर रही है कि डेटा भेजना शुरू कर देती है, प्रायर कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करती और डेटा भेज के ग्रेसफुली कोई कनेक्शन क्लोज नहीं करती। ईथरनेट भी यही करती है। तो ईथरनेट इसका मतलब है, हम कह सकते हैं, अनरिलायबल टेक्नोलॉजी है। नंबर 2, द सेंडर में overrun the receiver with the frames and the frames may be dropped। अनरिलायबल सर्विस में हम कह सकते हैं कि आप भेजते जाइए और बहुत ज्यादा भेज दीजिए, रिसीवर से डेटा इतना हैंडल नहीं हो रहा, तो क्या होगा, फ्रेम्स ड्रॉप होंगे यकीनन। और ऐसा बिल्कुल ईथरनेट में भी होता है। एक रिलायबल सर्विस क्या करती है, वो देखती है कि डेटा ड्रॉप हो रहा है तो स्पीड कम कर देती है, डेटा फॉरवर्डिंग रेट कम कर देती है ताकि फ्रेम्स ड्रॉप ना हो। ईथरनेट में ऐसा हो जाता है और ईथरनेट इस बात का ख्याल नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ कि एक अनदर प्रूव हो गया, एक अनदर सपोर्ट हमें मिल गई कि वाकई फिर ईथरनेट जो है वो अनरिलायबल टेक्नोलॉजी हुई। नंबर 3, अगर फ्रेम ड्रॉप होता है तो सेंडर को नहीं पता कि फ्रेम ड्रॉप हो गया, अनलेस अदरवाइज कि हमने कुछ किसी और लेयर के ऊपर कोई और मैकेनिज्म हैंडल करवाया या किया हुआ है, जो कि आमतौर पे हम करते हैं आपकी टीसीपी के अंदर या ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, जो हमारी 4th लेयर होती है ओएसए मॉडल के अंदर। यानी इनहेरेंटली ईथरनेट के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है कि फ्रेम अगर ड्रॉप हो गया रिसीवर से तो सेंडर को पता चल जाए, हमें फिर किसी और लेयर का सहारा लेना पड़ता है। अगर ना ले तो ईथरनेट के अंदर इनहेरेंटली कोई ऐसी चीज अवेलेबल नहीं है। तो ये एक और चीज होगी जो उसकी अनरिलायबिलिटी के लिए सपोर्ट हमें मिल गई। चौथी बात हम ये कह सकते हैं कि ईथरनेट ज्यादातर डिपेंड करता है 2 प्रोटोकॉल्स के ऊपर, आईपी के ऊपर और यूडीपी के ऊपर, और हमें पता है ये दोनों क्या हैं, अनरिलायबल प्रोटोकॉल हैं। और 5वीं चीज ये है कि अगर कोई फ्रेम करप्ट होता है
तो रिसीवर क्या करता है, उसको ड्रॉप कर देता है सिंपली, फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करता और फिर बताता भी नहीं है वापस दोबारा उसको सेंडर को। तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ 5 चीजें जो हमने देखी हैं या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे के सारे असल में किस चीज के हैं, किसी भी अनरिलायबल सर्विस के हैं। और ईथरनेट के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं फिर कि ईथरनेट जो क्या हुई, एक अनरिलायबल टेक्नोलॉजी हुई। 71 है, गिव एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरलेस लैंड्स दैट डिफरेंशिएट इट विद द वाइड लैंड्स। यानी कोई हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं जो कि वायरलेस लैंड के हैं, जो लैंड में नहीं पाए जाते या उसको डिफरेंशिएट करते हैं वाइड लैंड से। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन से हैं जो नुमाया हैं, खुसूसियत हैं, वायरलेस लैंड की लैंड में नहीं होते। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो ईथरनेट लैंड्स हैं उनका एक्सेस मेथड और होता है, और हमारी ये जो वायरलेस लैन है इनका एक्सेस मेथड और होता है। वायरलेस लैन में हमें पता है क्या होता है, CSMA का वर्जन कोलिजन अवॉइडेंस होता है, जो भी हमने देखा भी। और जबकि ईथरनेट लैंड्स में क्या होता है, कोलिजन डिटेक्शन होता है। तो एक्सेस मेथड सबसे पहले क्या हो गया, फर्क हो गया। दूसरा, मोबिलिटी का बहुत फर्क है। यानी हमारे पास अगर एक लैंड में आमतौर पे एक लैपटॉप के साथ केबल लगाई हुई है डेस्कटॉप के ऊपर, तो आप उसको मूव नहीं कर सकते ना, खुद सोचिएगा, मूव करेंगे तो तार उतर जाएगी, ऐसे ही है। जबकि वायरलेस लैन के अंदर क्या है, आप डिवाइसेस को मूव कर सकते हैं। आपने अपने राउटर से मोबाइल कनेक्ट किया हुआ है, आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकते हैं, वहां से स्टडी रूम में चले गए हैं, वहां से नीचे ड्राइंग रूम में चले गए हैं, गैराज में आ गए हैं। तो जहां तक उसकी रेंज है, कवरेज एरिया है, वहां पे आप मूव कर सकते हैं। ये एक दूसरी बड़ी अच्छी बात होगी किसके साथ, वायरलेस लैन के साथ। और थर्ड, आपके उस मोबाइल को, आपके उस लैपटॉप को घर के राउटर से कनेक्ट करने के लिए कोई केबल, कोई फिजिकल कनेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 बुनियादी तौर पे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वायरलेस लैन के अंदर हैं, लेकिन हमारी ट्रेडिशनल जो वायर्ड लैन है, फिजिकल कनेक्शन वाली लैन्स हैं, उनमें ये नहीं होते। फोर्थ में एक और बता देता हूं, वो ये है कि हमारा जो वायरलेस लैन होता है, ये क्या होता है, डायनेमिक नेटवर्क होता है। यानी डिवाइसेस जब मर्जी आए कनेक्ट कर दें और जब मर्जी क्या करें वो नेटवर्क से चले जाएं। मिसाल के तौर पे एक मेहमान आए, उन्होंने क्या किया, आपसे वाईफाई का पासवर्ड लिया, आपके वाईफाई का कनेक्ट कर दिया और 2 घंटा बैठे, उसके बाद वो उन्होंने क्या किया, वाईफाई ऑफ किया और वो चले गए। जबकि आपके वाइड लैन के ऊपर जिस बंदे ने आना है, उसके लिए आप बाकायदा क्या करेंगे, एक केबल बनवाएंगे, उसके ऊपर कनेक्टर लगाएंगे, वो उधर लगाएंगे, उसके बाद फिर उधर लगाएंगे। वो देखने जरा कितना लंबा चौड़ा काम है, राइट। तो यहाँ लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लीव और ज्वाइन का जो कॉन्सेप्ट है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट है, ये क्या है, अब मोर लाइक डायनेमिक और फ्लेक्सिबल है। 72 है, व्हाट आर द 3 रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स। रैंडम एक्सेस के प्रोटोकॉल्स हमने 3 पढ़े हुए हैं, तो वो पूछा गया कि कौन कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास एक्सेस प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो रैंडम एक्सेस के मुराद क्या है कि आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जो स्टेशन चाहे, अपने मीडिया को या कम्युनिकेशन मीडियम को या ट्रांसमिशन मीडियम को एक्सेस कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि किसी को कोई बर्तरी हासिल है, किसी को कोई प्रायोरिटी हासिल है, नहीं, सब जब मर्जी चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए तो हम इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस। यानी किसी के पास कोई सुपरियॉरिटी नहीं है, सबके पास क्या है, इक्वल राइट्स हैं। जो जाए अपने मीडियम को एक्सेस कर ले और डेटा ट्रांसफर कर ले, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स होते हैं। सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है इसके अंदर हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, अलोहा है। अलोहा जो है वो एक बहुत सिंपल प्रोटोकॉल था जो वायरलेस लैन के लिए बनाया गया था, और ये बेसिकली रैंडम एक्सेस फॉलो करता था कि किसी स्टेशन ने जब भी उसको ट्रांसमिशन मीडियम स्पेयर मिलता है, फ्री मिलता है, तो वो अपने डेटा सेंड कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोलिजन जो है वो हो सकती थी, और यही कहा गया कि अगर कोलिजन होती हैं तो जाहिर बात है डेटा डिस्कार्ड हो जाएगा और दोबारा फिर आपको रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। दूसरा हमने देखा, ये हमने पढ़ा हुआ है कि CSMA यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस थ्रू कोलिजन डिटेक्शन, ये दूसरा हमारा प्रोटोकॉल कौन सा है, ये भी रैंडम एक्सेस का है। ये कहता है कि जब आपके पास कोलिजन हो जाती है एक नेटवर्क के ऊपर, एक मीडियम के ऊपर, तो आप क्या कर दें, अपनी ट्रांसमिशन को रोक दीजिए और उसके बाद क्या कर दीजिए, बैक ऑफ कर दीजिए। और जब फिर दोबारा आपको ट्रांसमिशन फ्री मिलता है तो फिर आपको
यानी ट्रांसफर कर सकते हैं डेटा, और ट्राई करते रहिए कि जब आपको दोबारा फिर क्या करे मीडियम अवेलेबल मिल जाए, इसलिए कीप ऑन ट्राइंग और रीट्राइज। जो थर्ड हमारा है प्रोटोकॉल रैंडम एक्सेस का, वो क्या कहलाता है? CSM में CA यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस थ्रू कोलिजन अवॉइडेंस। इसमें हमने कहा था कि ये कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता है कि लिसन बिफोर यू स्पीक, ठीक है, यानी सेंस बिफोर यू ट्रांसमिट। ये हमने MCQs में बात की थी कि आप पहले वेट कर लीजिए भेजने से पहले, ताकि क्या कर रहे हैं हम कोलिजन्स को मिनिमाइज कर सकें, जितनी कम हम कर सकें और कम कर सकें, पॉसिबली भी चांस ही खत्म कर सकें, ठीक है। तो ये 3 हमारे प्रोटोकॉल्स हैं रैंडम एक्सेस के। 73 है व्हाट आर द 3 कंट्रोल्ड एक्सेस मेथड्स इन द नेटवर्क्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पास ट्रांसमिशन मीडियम को एक्सेस करने के जो मेथड्स हैं दूसरे, उनको आप कहते हैं कंट्रोल्ड। उसमें जो 3 मेथड्स हैं वो आप बताइए कौन से हैं कंट्रोल्ड में। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं कि कंट्रोल्ड एक्सेस अगर हो, रैंडम एक्सेस हमने देख ली, तो कंट्रोल्ड एक्सेस अगर हो तो वो 3 मेथड्स कौन से हैं? सबसे पहले तो क्या है? रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन से क्या मुराद होती है? आपने कराची जाना है, आपने ट्रेन से जाना है, आपने प्लेन से जाना है, तो आप क्या करते हैं? रिजर्वेशन करवाते हैं, राइट? पहले बताते हैं कि मैंने जाना है, ऐसे ही है बिल्कुल। तो यहाँ क्या रहे हैं हम कि टाइम जो है उसको आप डिवाइड करते हैं इक्वल इंटरवल्स के अंदर, और फिर क्या करते हैं हर स्टेशन को चाहिए कि वो अपनी क्या करे? रिजर्वेशन कराए उस एक पर्टिकुलर टाइम विंडो के अंदर। और वो रिजर्वेशन कैसे करवाएगा? उसको एक रिजर्वेशन फ्रेम भेजना पड़ेगा बताने के लिए कि मैंने भी जाना है, मेरी भी सीट रखी जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा? रिजर्वेशन, यानी एक पर्टिकुलर टाइम है, उसके अंदर सब स्टेशंस को कहा जाएगा जिसने जाना है आवाज लगा दो। वो आवाज कैसे लगेगी? इस रिजर्वेशन फ्रेम की। सेकंड है हमारे पास कि जी पोलिंग होगी। अच्छा, पोलिंग किस में होती है जी? एक ऐसी नेटवर्क डिजाइन के अंदर या डायग्राम के अंदर या टोपोलॉजी के अंदर जिसमें हमारे पास एक प्राइमरी कंप्यूटर होता है और बाकी सेकेंडरी कंप्यूटर्स होते हैं, और सारे जो मैसेजिंग है डेटा कम्युनिकेट करता है वो थ्रू प्राइमरी जा रहे होते हैं। कैसे? कि प्राइमरी कंट्रोल करता है सारे कम्युनिकेशन मीडिया को या लिंक को, और सेकेंडरी क्या करते हैं? उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। तो ये क्या होगी? पोलिंग। यानी प्राइमरी पूछेगा सेकेंडरी से आपने डेटा भेजना है, वो कहेगा नहीं कोई बात नहीं, आपने भेजना है, हाँ जी भेजना है, चलो भेज दो। और प्राइमरी ही बताएगा कि मैंने आपको डेटा भेजना है, आर यू रेडी टू रिसीव? तो वो कहेगा यस, तो फिर उसके बाद प्राइमरी भेज देगा। तो यूं आप समझ लीजिए कि हुकूमत किसकी चल रही है? प्राइमरी की। सेकेंडरी बेचारे क्या है? मजबूर हैं, बस सिर्फ यस नो कर सकते हैं, ठीक है, ओके बॉस, यस बॉस, ऐसा कोई कल्चर है यहाँ पे पोलिंग के अंदर। टोकन पासिंग, यहाँ पे क्या होगा कि जिसके पास टोकन की पोजेशन होगी, ठीक है, वो क्या कर सकेगा? अपना मैसेज भेज सकेगा, ठीक है। और लॉजिकली ये क्या होता है? एक रिंग की शेप बना देती है टोपोलॉजी, और जिसके पास जैसे हमने कहा कि एक स्पेशल पैकेट होगा, वो उसको हम कह रहे हैं टोकन होगा, उसके पास क्या होगा? राइट होगा, उसके पास हक हासिल होगा कि वो डेटा भेज सकता है, ठीक है। या दूसरे लफ्जों में यहाँ जिसके पास टोकन होगा उसको प्रायोरिटी हासिल होगी, वो डेटा भेज सकता है। तो ये 3 मेथड हैं कंट्रोल्ड एक्सेस के, कि ये कंट्रोल्ड एक्सेस हो अगर तो, या कंट्रोल्ड एक्सेस आप फॉलो कर रहे हो, तो कौन से मेथड्स हैं कि आपके कंप्यूटर्स या आपके डिवाइसेस नेटवर्क के कम्युनिकेशन मीडिया को एक्सेस कर सकेंगे। 74 व्हाट इज द DSL टेक्नोलॉजी? नेम इट्स डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। DSL क्या है जी, और इसके अंदर कुछ वेरिएंट हैं, वो बतानी है कौन से हैं जी। सबसे पहले हमें पता है कि DSL हमारी क्या होती है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस। और ये क्या होती हैं जी? हमारी एग्जिस्टिंग जो टेलीफोन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक फैसिलिटी हमारे सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं, हम हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। वी कैन सेंड हाई स्पीड डिजिटल डेटा ओवर आवर एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस यूजिंग दी DSL टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा लोकल लूप से मुराद क्या होगी कि PTCL का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है, राइट। हमारे घर के अंदर एक DSL मॉडेम हमें दिया जाएगा, एक स्प्लिटर होता है, आपने शायद ये देखा हो। इस स्प्लिटर के अंदर से एक केबल निकलती है हमारी, वो जाती है हमारे टेलीफोन को, और एक केबल निकल के हमारे DSL मॉडेम में आती है। और यहाँ DSL मॉडेम के अंदर एक और पोर्ट होती है जिससे कनेक्शन जो है वो हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप को मिल जाता है।
तो यूं हमारा जो लोकल पीटीसीएल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमारी टेलीफोन की सर्विसेज भी मिल रही होती हैं और हमारा डिजिटल डेटा जो है वो हमारा हाई स्पीड मूव कर सकता है बहुत फास्टली। और हमारे सर्विस प्रोवाइडर वाली साइड पे क्या होता है, डीएसएल एक्सेस मल्टीप्लेक्सर लगे होते हैं, यानी इस एक डिवाइस के अंदर हो सकता है बहुत सारे लोगों की यहाँ आके लाइंस मल्टीप्लेक्स हो रही हो, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है, आगे सर्विस प्रोवाइडर जो है वो उस मल्टीप्लेक्सर से फिर जो टेलीफोन नेटवर्क वाली लाइंस हैं वो अलग कर लेते हैं और बाकी इंटरनेट में जो ट्रैफिक है उसको फिर किसी और राउटर या किसी और नेटवर्क पे डाल के आपको इंटरनेट की सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हमारी डीएसएल टेक्नोलॉजी इस तरह से काम कर रही होती है। 3 वेरिएंट्स के हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है एडीएसएल, जिसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस। उसके बाद हमारे पास होता है डीएसएल, जो हमारा सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डीएसएल कहलाता है। और थर्ड हमारा वेरिएंट होता है एचडीएसएल, यानी हाई बिट रेट डीएसएल। और फोर्थ जो है वो इसकी क्या है जी, VDSL, यानी वेरी हाई बिट रेट डीएसएल। तो ये 4 बुनियादी इसके फ्लेवर्स हैं या आप कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशंस हैं या वेरिएंट हैं हमारे डीएसएल के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ थोड़ा सा डीएसएल की बेसिक चीजें जो है वो एटलीस्ट अब आपके नॉलेज में या इल्म में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द केबल नेटवर्क, हाउ डिड इट इवॉल्व। यानी केबल नेटवर्क हमारे पास क्या कहलाता है या क्या होता है और ये किस तरह से इवॉल्व हुआ, यानी शुरू से लेकर अब तक कुछ थोड़ी बहुत जो इसमें ग्रोथ या डेवलपमेंट हुई तो वो कैसे हुई। केबल नेटवर्क आप और मैं जानते हैं कि हमारे पास एक केबल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर होता है, उससे लेकर हमारे घर तक कोई एक तार आती है जिसको आमतौर पे हम कोएक्सियल केबल कहते हैं, और वहां से लेकर जो हमारे डिवाइस यानी आमतौर पर टीवी में वो टर्मिनेट होती है, तो यूं हमें ये टेलीविजन की सर्विस जो है वो मिल जाती है। शुरू में क्या हुआ कि किसी एक खास जगह के ऊपर, किसी एक हाइट वाली जगह के ऊपर एक रिसीवर एंटीना लगाया जाता था और वहां से जितनी ट्रांसमिशन होती वो रिसीव की जाती थी और वहां उस ऑफिस को कहा जाता था हेड एंड या हेड ऑफिस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस, कुछ भी आप कह लीजिए। और वहां से फिर कोएक्सियल केबल के साथ डिफरेंट रिपीटर्स लगा के या एम्पलीफायर लगा के, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि हर मीडियम की एक क्या होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जहां तक वो डेटा ट्रांसफर कर देता है या कर सकता है, और उसके बाद फिर सिग्नल्स वीकर होने शुरू हो जाते हैं जिसको मैं और आप एटेन्यूएशन कहते हैं। तो यहाँ कोएक्सियल केबल यूज की जाती थी और उसके बाद फिर एक स्प्लिटर लगा के, जैसे आप देखते हैं कि घर में अगर आपने 2 कमरों में केबल लगानी हो तो एक स्प्लिटर लगाते हैं जिसको आप टी कनेक्टर भी कह लेते हैं, राइट। तो एक इनपुट होती है और 2 आगे आउटपुट होते हैं जो आप डिफरेंट रूम्स में स्प्लिट कर देते हैं। तो यूं फिर क्या होता है, डिफरेंट लोगों को या डिफरेंट हाउसेस को ये कनेक्शन सर्विस प्रोवाइड की जाती थी। तो ये शुरू का एक कल्चर था और उस जमाने में इसको कहा जाता था CATV, यानी कम्युनिटी एंटीना टेलीविजन। यानी ये बड़ा सा एंटीना है, ये कहा जाता था कि सारी कम्युनिटी का है, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता था CATV। ये शुरू का था कल्चर और ये आमतौर पर जैसे मैंने बताया कि किसी बड़ी ऊंची बिल्डिंग या किसी पहाड़ वगैरह के ऊपर नॉर्मली लगाया जाता था। उसके बाद इवॉल्व ये कैसे हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि अब आप कह सकते हैं कि ये जो RCH है, ठीक है, रीजनल केबल हेड ऑफिस है, वो क्या करता है, तरीका तो वही है, आप किसी ऊंची सी बिल्डिंग में डिश एंटीनास लगे हुए हैं, वहां से सारी ट्रांसमिशन आप रिसीव कर रहे हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूशन हब आपने बनाया हुआ है या जिसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस आप कह सकते हैं। और वहां से अब आप कोएक्सियल केबल यूज करते बल्कि क्या यूज करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल, राइट। और उसके बाद आप स्विच के ऊपर डाल के या टर्मिनेट करके और उससे फिर आगे क्या करते हैं, अपनी लाइंस को स्प्लिट कर लेते हैं और ये स्प्लिट भी क्या, अगेन फाइबर ऑप्टिक केबल्स ही होती है। और वहां से आगे फिर जब आप कम्युनिटी में जाते हैं तो फिर आप कोएक्सियल केबल जो है वो यूज कर लेते हैं। तो यूं फाइबर प्लस कोएक्सियल, ये थोड़ी सी आपने क्या की है, एक टेक्नोलॉजी नई अडॉप्ट कर ली है, बजाय कि थ्रू आउट आप कोएक्सियल केबल पे डेटा ट्रांसफर करते या ट्रांसमिट करते, अब आपने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है ना अपनी उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसको पावरफुल बना दी है कि डेटा हाई स्पीड हो, हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, फर्क हो गया कि सेकंड जनरेशन को हम कहते हैं हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल यानी HFC नेटवर्क्स, जिसमें आपकी जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी क्या है, अंडरलाइंग फाइबर केबल यूज हुई है, फाइबर ऑप्टिक आपने यूज की हुई है
और फिर जरी बात है कम्युनिटी के अंदर जाके सिर्फ आपने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए घरों को सिर्फ आपने कोएक्सल से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये है कि आपने किस तरह से इसको इवॉल्व किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 76 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरर डिटेक्शन इफ द कोड वर्ड इज साइक्लिक शिफ्टेड व्हाट वुड बी द रिजल्ट। यानी आपके पास एरर डिटेक्शन में कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें आपने पढ़ा होगा, कुछ साइक्लिक कोड्स भी हैं। तो आपने अगर एक कोड वर्ड को साइक्लिकली शिफ्ट कर दिया तो जो रिजल्ट होगा पूछा गया वो क्या होगा, क्या चीज बनेगी। वो एरर डिटेक्शन के लिए हमने जो साइक्लिक कोड पढ़े हुए हैं उसमें हम क्या कहते हैं कि आपके पास जब एक कोड वर्ड होता है उसको आप साइक्लिकली शिफ्ट भी कर देते हैं तो रिजल्ट आपके पास क्या आता है, कोई एक वैलिड कोड वर्ड ही आएगा। यानी आपके पास एक कोड वर्ड आया, आपने उसको साइक्लिकली उसको शिफ्ट किया तो स्टिल रिजल्ट क्या आएगा, वो भी एक कोड वर्ड ही होगा और वो वैलिड कोड वर्ड होगा। और साइक्लिक कोड आपको पता है सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा हमारा, CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। अब ये साइक्लिक शिफ्ट जो है ये लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, दोनों सूरतों में एक वैलिड कोड वर्ड ही जनरेट होगा। 77 है, which can help guarantee that the receiver has received the frame। क्या चीज है जो इस बात की गारंटी कर सकती है कि रिसीवर को ये फ्रेम मिल गया है। क्या चीज है जो गारंटी कर सकती है? मेरा ख्याल आप पहुंच गए हैं, समझ गए हैं कि क्या चीज है जो गारंटी कर सकती है। जी, रिसीवर को अगर फ्रेम मिल गया है तो वो क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट भेजता है और ये एक्नॉलेजमेंट इस बात की गारंटी करती है कि सेंडर ने जो डेटा भेजा था वो रिसीवर को मिल गया है। और आमतौर पर ये हाई लेयर्स के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है। यानी ये एक्नॉलेजमेंट का जो मैकेनिज्म है हाई लेवल लेयर्स के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है। तो हमारे पास जो एक्नॉलेजमेंट का मैकेनिज्म है वो क्या होता है कि जी रिसीवर एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है सेंडर को, जब इसको फ्रेम मिल जाता है तो हम कहते हैं ये जो रिस्पॉन्स है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ये क्या जी एक्नॉलेजमेंट के द फ्रेम हैज बीन रिसीव्ड। और ये हमारे पास जो एक स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है हमने ये देखा था MCQs में भी कि आप एक फ्रेम भेजते हैं उसके बाद आप फिर क्या करते हैं, स्टॉप, रुक जाते हैं और फिर आप वेट करते हैं जब तक कि आपका जो रिसीवर है वो आपको एक्नॉलेज नहीं करता। और वो अगर एक्नॉलेज कर देता है तो फिर आप फ्रेम नंबर 2 भेजते हैं एंड देन अगेन यू स्टॉप एंड देन यू वेट। और फिर सेकंड नंबर की भी यानी सेकंड फ्रेम की भी आती है, एक्नॉलेजमेंट आती है। तो यूं ये एक्नॉलेजमेंट मेक श्योर कर रही है, इस बात को इंश्योर कर रही है कि आपने जो फ्रेम भेजा है एज ए सेंडर वो रिसीव हो गया है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपने डेटा भेजा और वो डेटा वहां पे नहीं मिला। अब आपको कैसे पता वो डेटा नहीं मिला? इसलिए कि आपको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। अब एक तरीका है तो अभी हमने कहा कि आप स्टॉप करेंगे डेटा भेजना और वेट करेंगे, लेकिन आप वेट करते रहे और डेटे की कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो एक सिस्टम को कब तक वेट करना चाहिए? तो हमारे पास एक टाइमर होता है जिसको आप कह सकते हैं कि टाइम आउट के लिए एक विंडो होती है। ये टाइम होता है, सेंडर ने डेटा भेजा, उसने स्टॉप किया और वेट करने लग गया, लेकिन इतने टाइमर तक रिस्पांस नहीं आया, एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंडर ने ये समझा कि डेटा कहीं ड्रॉप हो गया, करप्ट हो गया और उसने क्या किया, फिर दोबारा उस फ्रेम को रीट्रांसमिट कर दिया। तो अगेन ये वाला मैकेनिज्म भी क्या कर रहा है, ये मेक श्योर कर रहा है कि अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो इसका मतलब यह फ्रेम नहीं पहुंचा और दोबारा भेजना पड़ेगा। और दोबारा अगर रिसीव हो जाता है तो रिसीवर डेफिनेटली एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो ये असल में तो एक्नॉलेजमेंट ही है जो इस चीज को मेक श्योर कर रही है कि डेटा रिसीवर तक हर सूरत में पहुंच गया है। 78 है हमारे पास दी कि ईथरनेट की टेक्नोलॉजीज के लिए कुछ हमें एक टेबल दिया गया और कहा गया है कि इसको आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो क्विकली जरा देख लेते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड ईथरनेट जो होती है उसको हम लिखते हैं 10/T और इसकी लेंथ आमतौर पे 100 मीटर होती है। तो और इसके लिए जो डेटा रेट है हमारे पास वो मैं और आप जानते हैं कितना होता है, 10 Mbps का होता है। ठीक है, इसी तरह फास्ट ईथरनेट है, इसको हम लिखते हैं 100/TX। ठीक है, और ये फास्ट कितनी होती है,
यकीनन इससे 10 टाइम्स ज्यादा होती है 100 Mbps यानी 100 मेगाबिट्स पर सेकंड। इसी तरह जो थर्ड स्टैंडर्ड है हमारे पास गीगाबिट ईथरनेट का, और गीगाबिट ईथरनेट्स में या गिग ईथरनेट्स में हमारे पास जो स्पीड होती है वो कितनी होगी, एक गिग कितना होता है 1000 Mbps। तो इसका मतलब ये है कि इससे भी ये 10 टाइम ज्यादा होगी जी, 1000 Mbps या फिर 1 गीगाबिट्स पर सेकंड। और इसी तरह जो फोर्थ वर्जन है इसका या फोर्थ वेरिएंट है ये टेक्नोलॉजी है, वो क्या है 10 गिग्स पर सेकंड यानी 10 गीगाबिट पर सेकंड। और यकीनन ये इससे भी क्या है 10 टाइम्स फास्टर है। तो ये क्या हुई 10 गीगाबिट्स पर सेकंड। अगर आप यहां से देखें तो ये इससे 10 टाइम फास्टर है, ये इससे 10 टाइम फास्टर है, और ये अगेन इसे 10 टाइम्स फास्टर है। 79 है हाउ डज ब्लॉक कोड वर्क एंड हाउ डू यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलिड कोड वर्ड्स। दो चीजें बतानी है। असल में ये दो क्वेश्चंस थे, मैंने इकट्ठा करके किया है ताकि क्वेश्चंस आपके ज्यादा एड्रेस हो जाए। ठीक है, ब्लॉक कोड बताना है कि कैसे काम करता है, और कैलकुलेट भी करना है कि नंबर ऑफ वैलिड कोड वर्ड्स आप कैसे निकालते हैं। ये यकीनन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे पास जो ब्लॉक कोड है वो किस तरह से हम बनाते हैं, किस तरह से वो काम करता है, या वो उसका प्रोसीजर क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने जो मैसेज भेजना होता है हम उसको डिवाइड करते हैं ब्लॉक्स के अंदर, और हम कहते हैं हमारे पास जो हर एक एक ब्लॉक बनेगा वो कितने का बनेगा, के बिट्स का। और इस के बिट के ब्लॉक को हम कहते हैं ये हमारा क्या डेटा वर्ड है। उसके बाद हम आर बिट्स कोई भी रैंडम उठाते हैं, ये 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, इनको हम अपने इस डेटा वर्ड के साथ ऐड करते हैं। क्या बन गया हमारा एक कोड वर्ड बन गया। यानी डेटा वर्ड में हमने जब रिडंडेंट बिट्स ऐड किए आर, तो ये क्या बन गया हमारा कोड वर्ड बन गया। ये डेटा बिट थे के, ये हमने आर रिडंडेंट बिट उसमें ऐड किए और ये मिलके क्या बना एन यानी कोड वर्ड। डेटा वर्ड प्लस रिडंडेंट बिट्स ये बना कोड वर्ड एन। और ये हम ये कह रहे हैं कि रिजल्टेंट बिट्स बनी है वो क्या हमारा कोड वर्ड है। तो ये इस तरह से ही काम करता है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब सेकंड बताना है कि वैलिड कोड वर्ड्स के लिए कितना नंबर ऑफ कोड वर्ड्स वैलिड होंगे ये बताना है। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो देखते हैं क्विकली। एक हमारा जो डेटा वर्ड बना है वो कितने का है 2 बिट्स का है, तो k इज इक्वल टू 2 हो गया। तो अगर एक ऐसे मैसेज के जिसके हमने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, छोटे छोटे डेटा वर्ड्स बनाए हुए हैं, और ईच डेटा वर्ड 2 बिट्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो उसके वैलिड कोड वर्ड्स कितने बनेंगे 4 यानी 2 टू द पावर k। और k हमारा यहाँ पे क्या है 2 बिट है, और 2 टू द पावर 2 होगी फिर, और ये कितना बना 4। तो एक ऐसा मैसेज जिसके अंदर एक ब्लॉक 2 बिट्स पे मुश्तमिल है उसके 4 वैलिड कोड वर्ड बन सकते हैं या बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, डिफरेंशिएट बिटवीन हब एंड स्विच। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप मेरे ख्याल में इसको खुद एड्रेस कर सकते हैं। इसको जल्दी क्लोज करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हब जो है वो हमने लास्ट भी कहा था कि ये क्या एक सिंपल डिवाइस है, और स्विच जो है ये क्या है इट्स अ मोर इंटेलिजेंट एंड एडवांस डिवाइस। सेकंड देखते हैं, हब जो है वो फिजिकल लेयर के ऊपर यानी लेयर नंबर 1 पे ऑपरेट करती है, जबकि हमारा स्विच जो है वो डेटा लिंक लेयर या लेयर नंबर 2 पे ऑपरेट करता है। थर्ड देखते हैं, हब क्या करती है, जो भी उसको डेटा भेजना होता है वो ब्रॉडकास्ट करती है और वो सब डिवाइसेस को मिलता है। ठीक है, यूं हर वक्त आप समझ लीजिए कि शोर पड़ा रहता है हब के अंदर। ऑन दी अदर साइड स्विच ऐसा नहीं करता। स्विच देखता है कि जिसको डेटा भेजना है उसका मैक एड्रेस क्या है, और सिर्फ डेटा उसी को फॉरवर्ड करता है, फ्रेम उसी को फॉरवर्ड करता है, तो स्पेसिफिकली उसी डेस्टिनेशन को जाएगा फ्रेम। तो यहाँ पे स्विच ने वो डेटा अपनी सारी पोर्ट्स को फॉरवर्ड नहीं करना, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या है एडवांस है, इंटेलिजेंट है। स्पीड की हम बात करें तो हब क्या है कंपैरेटिवली स्लोअर है। ठीक है, क्योंकि इसमें बैंडविड्थ क्या हो रही है सारी शेयर हो रही है। ऑन द अदर साइड स्विच में ऐसा नहीं है, स्विच क्या है मोर फास्टर है। इसकी वजह क्या है कि ये इंटेलिजेंट है, डेटा ने उसी जगह फॉरवर्ड करना है जहां पे जाना चाहिए। और यूं अगर एक ही पोर्ट को डेटा जा रहा है तो ये देखें कोलिजन नहीं हो रही।
आपके पास स्विच के ऊपर 24 पोर्ट्स हैं और स्विच ने डिसाइड किया कि जिस कंप्यूटर को डेटा जाना है वो पोर्ट नंबर 9 से कनेक्टेड है, तो स्विच ने सिर्फ पोर्ट नंबर 9 पे अपनी फ्रेम फॉरवर्ड करना है, बाकी 23 पोर्ट्स को वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो ये क्या हो रही है, कोलिजन को बिल्कुल यहीं पे रोक रहा है वो। सो दिस इज व्हाई स्विच इज मोर एडवांस, मोर इंटेलिजेंट डिवाइस। और लास्ट अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, तो यहाँ पे एफिशिएंसी भी बहुत कम है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, सारे डिवाइसेस को डेटा ब्रॉडकास्ट मिल रहा है, अननेसेसरी डेटा मिल रहा है, जब भी कोई पैकेट आ रहा है सबको जा रहा है और सारे कह रहे हैं यार हमें नहीं चाहिए भाई, हमारा नहीं है ये, और जिसका होगा सिर्फ वही लेगा। ये हर पैकेट के साथ हो रहा है, जबकि स्विच के साथ हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। डेटा सिर्फ उस कंप्यूटर को जाएगा, फ्रेम सिर्फ उस मशीन को जाएगा जिसके लिए वो क्या भेजा गया है। ठीक है, तो यूं क्या है, स्विच इज मोर इंटेलिजेंट, मोर एडवांस देन हब। हब क्या कर रही है, सिंपली डेटा को ब्रॉडकास्ट कर रही है, जो कि क्या है, लेस इंटेलिजेंट एंड ए लेस एफिशिएंट डिवाइस। तो ये दोनों को कंपैरिजन था, एक हब का और एक स्विच का। 81. What is the minimum Hamming distance for these words? ये कोई हमें वर्ड्स दिए हुए जी 10101 और 11110। इनमें क्या निकालना है, मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस। तो हमने ये क्वेश्चन किया था उसमें एमसीक्यूज में भी, तो क्विकली देख लेते हैं। देखिए मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस हमें पता क्या होता है कि आपके पास जो आपने भेजा है वो डेटा गया है, उसके अंदर जितनी क्या आई है बिट्स डिफरेंट हुई हैं, 2 स्ट्रिंग्स आपने भेजी हैं, और उसके बाद फिर नंबर ऑफ बिट्स जितनी पोजीशंस पे डेटा गड़बड़ हुआ है, चेंज हुआ है, वो हमारा क्या कहलाता है, हेमिंग डिस्टेंस है। राइट, तो आप पूछा गया कि इन दोनों में हेमिंग डिस्टेंस बताइए, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिख लेते हैं। ये हमने भेजा था 10101 और पहुंचा क्या 11110। तो यहां देखिए यही भेजा यही पहुंचा तो कोई मसला नहीं है, तो ठीक हो गया। भेजा 0 पहुंचा 1, तो ये क्या होगी, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे भी मसला बिल्कुल ठीक रहा, और यहाँ पे भी क्या हुई, भेजा 0 गया 1, तो यहाँ पे भी गड़बड़ हुई है। ऑन दी अदर साइड यहाँ पे भी क्या हुई है, यहाँ पे भी गड़बड़ हुई है। तो ये आप देखें 1 और 2 और ये 3 बिट्स हमारी क्या हुई हैं, चेंज हो गई हैं। जो हमने भेजी थी वो नहीं गई बल्कि कुछ और गया है। तो यूं हम कह सकते हैं हेमिंग डिस्टेंस इस केस में क्या होगा, 3 है। एग्जाम में भी आपने रफ में यही काम कर लेना है और इसको वर्ड के ऊपर ले जाइएगा, तो यहाँ दिखा दीजिएगा कि ये वजह है कि इन 2 बाइनरी स्ट्रिंग्स में जो हमने भेजी है या जो मैसेज भेजा है रिसीव ऐसे हुआ है, तो हेमिंग डिस्टेंस जो है वो इतना बनता है। 82 है, calculate the transmission delay if the file of 1 megabit is sent over the traditional ethernet। ये जो 10 mbps की इथरनेट है, इसके ऊपर डेटा आपने भेजा है। तो देखिए हमारे पास ट्रांसमिशन डिले क्या होता है, जितना डेटा आपने बिट्स में भेजा है वो डिवाइडेड बाय जो आपका ट्रांसमिशन रेट है, यानी उस मीडियम के ऊपर डेटा कितना जा सकता है, लेकिन बिट्स पर सेकंड में। अब देखिए इसमें डेटा रेट क्या, आपके पास ये फाइल है 1 मेगाबिट है, ये आपकी यहां जाएगी, और ट्रेडिशनल ईथरनेट की स्पीड हमें पता है कितनी होती है, 10 mbps, तो वो हम यहाँ पे ले लेंगे 10 mbps। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, फिर अगेन ये क्या बना जी, ट्रांसमिशन डिले इज इक्वल टू 1 मेगाबिट जो कि फाइल का साइज है, और ये 10 मेगाबिट्स पर सेकंड, यानी ये हमारी क्या आ गई, इथरनेट की स्पीड आ गई। तो यूं हम कह सकते हैं कि जी 0.1 सेकंड या 100 मिली सेकंड्स का क्या है जी, ट्रांसमिशन डिले है। अगर 1 मेगाबिट की फाइल इथरनेट के ऊपर सेंड की जाए तो इतना हमारा डिले आ सकता है। हाँ, एक चीज का और ख्याल रखिएगा, इससे जो डिस्टेंस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आप ये नहीं कह सकते कि अगर 2 मशीन्स हैं वो करीब पड़ी हुई हैं तो डिले कम आएगा, और 2 मशीन्स अगर ज्यादा दूर पड़ी हैं तो डिले जो है वो शायद ज्यादा आए, नहीं, ये इससे इंडिपेंडेंट होता है। 83 है, व्हाट आर द 4 फंक्शनल लेयर्स इन द सोनेट। तो सोनेट का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, बेसिकली उसके अंदर जो फंक्शनल लेयर होती हैं 4, क्विकली वो देख लेते हैं। एक हमारी पैथ लेयर होती है, एक हमारी लाइन होती है, एक हमारी सेक्शन होती है, और सबसे आखिर पे हमारे पास क्या होती है, फोटोनिक लेयर होती है। अच्छा क्विकली जरा देख लेते हैं कि ओएसआई मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से
ये लेयर कहाँ कहाँ कॉरस्पॉन्ड करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। हमारी जो पाथ, लाइन और सेक्शन की जो लेयर होती है, इसको आप याद रख लीजिएगा पीएलएस। तो पीएलएस हमारी कहाँ पे होती है? डेटा लिंक लेयर के ऊपर, यानी जो ओएसआई की लेयर 2 होती है यहाँ पे कॉरस्पॉन्ड करती है। और जो ये स्पेलिंग पे गड़बड़ हो गया, मादर से होगा, जो हमारी फोटोनिक लेयर होती है ये हमारी कहाँ पे होती है? कॉरस्पॉन्ड करती है ओएसआई की लेयर 1। और वे लेयर 1 हमारे पास ओएसआई में कौन सी होती है? फिजिकल लेयर। ठीक है, तो ये इनकी कॉरस्पॉन्डेंस भी है। ये बाजू का एमसीक्यूज में भी आ जाती है और बाजू का ये टेबल दे के पूछा जाता है कि लेयर जो है वो ओएसआई की, वो लिखिए कौन कौन सी कहाँ पे आनी है। 84 है जी, a data word consisted of 3 bits using the even parity check। यहां देखिएगा ये जो लफ्ज है ना even parity, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूछा गया है कि दी यूजिंग द इवन पैरिटी चेक कोडिंग मेथड कैलकुलेट द पैरिटी बिट फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग डेटा वर्ड्स। तो ये देखिए ये कुछ डेटा वर्ड्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, और कहा गया कि कोड वर्ड आप बनाइए लेकिन आपने इवेंट पैरिटी चेक अप्लाई करना है। तो देखिए इवेंट पैरिटी चेक क्या होता है कि हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वंस वो कितने रहने चाहिए? इवन। ये देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने क्या कहा? इवन पैरिटी है तो इसका मतलब है कि हर डेटा वर्ड में हमें नंबर ऑफ वंस चेक करने हैं। अगर वो इवन है तो हम क्या ऐड करेंगे? 0। और अगर वो ऑड है, नंबर ऑफ वंस ऑड बन रहे हैं 3 5 7, तो फिर हम एक एडिशनल बिट ऐड करेंगे, रिडंडेंट बिट। वो उसमें हम क्या ऐड करेंगे? एक 1 ऐड करेंगे बाइनरी का। ठीक है, अभी देखते हैं। ये देखिएगा, पहले इस डेटा वर्ड को देखिएगा, इसमें एक 1 ये आया, एक 1 ये आया, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ वंस की तादाद कितनी है? ऑलरेडी 2 है। और 2 क्या होता है? इवन। यानी 101 इतना तो बिल्कुल वही था हमारा डेटा वर्ड। और कोड वर्ड के लिए हम क्या कहते हैं जी? हम आर बिट या रिडंडेंट बिट्स ऐड करते हैं। और चूंकि ये इवन पैरिटी है तो ऑलरेडी नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 2। तो इसलिए हमने जो एक बिट ऐड की है एडिशनल, उसमें 0 ऐड किया। हमने कहा जी पहले वो इवन है और हमने इवन पैरिटी रखनी है, तो हम जो बिट ऐड करेंगे वो 0 के साथ जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखिए सेकंड, देखिए इसमें नंबर ऑफ 1 1 और ये 2, ये भी कितने बन गए? 2। तो इसका मतलब है इवन पैरिटी के लिए 2 तो ऑलरेडी इवन है। तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ भी हम कोई सलूक नहीं करेंगे। जो आर बिट यानी रिडंडेंट बिट हमने ऐड करनी है वो भी कौन सी जाएगी? 0 वाली। ठीक है, थर्ड को देखिएगा, 1 आया, फिर 1 आया और फिर 1 आया। इसमें नंबर ऑफ वंस कितने आ गए भला? अब आ गए 3। 3 क्या भला? ऑड नंबर है। इसका मतलब यह है कि इवन पैरिटी बनाने के लिए अब हमें एक बाइनरी का 1 ऐड करना पड़ेगा ताकि नंबर ऑफ वंस कितने हो जाएं? इवन हो जाएं। राइट, तो इसको हम क्या बनाएंगे? 1 1 1, और ये जो चौथी बिट हमने ऐड किया है ये हमने खुद 1 ऐड किया। अब ये देखिएगा ये नंबर ऑफ वंस कितने बन गया भला? 4। और हमने क्या बनानी थी भला? इवन पैरिटी। और 4 क्या है? एक इवन नंबर है। ठीक है, यही हमें करना था। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कोई एक 1 है ही नहीं। इसका मतलब है नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 0। तो 0 ऑलरेडी क्या होता है? इवन। तो इसका मतलब यह है कि इसमें कोई 1 हम ऐड नहीं करेंगे बल्कि 0 ऐड कर देंगे। तो अगेन 0, ये क्या है? इवन रहेगा। और लास्ट देखिएगा 0 1 1, इसमें भी 1 कितने हैं भला? 2। तो आपके पास इवन पैरिटी है तो 2 ऑलरेडी इवन है। तो इसका मतलब है जो चौथी बिट आप लगाएंगे वो क्या लगा देंगे? 0। तो ये बन जाएगा 0 1 1। तो यूं हमने देखा कि अगर डेटा वर्ड्स गिवन हो तो इवन पैरिटी चेक के लिहाज से हमें नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट करने हैं। अगर वो इवन है तो 0 की बिट लगाते जाएंगे, और ऑड है तो हम 1 की बिट लगाते जाएंगे। हमारा सिर्फ देखना ही होगा कि जो भी कोड वर्ड बन रहा है उसमें नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए? हमारे पास इवन होने चाहिए। 85 है, व्हाट आर डेटा लिंक सब लेयर्स एंड व्हाट सर्विसेज डू दिस प्रोवाइड। तो हमने ये एमसीक्यूज में भी देखा था कि डेटा लिंक लेयर की जो 2 सब लेयर्स हैं उसमें एक हमारे पास लॉजिकल लिंक लेयर होती है और एक मीडिया एक्सेस लेयर होती है। अच्छा, दोनों काम क्या करती हैं? सबसे पहले देख लेते हैं कि जो एलएलसी या लॉजिकल लिंक लेयर है वो क्या करती है? एरर डिटेक्शन करती है और एरर करेक्शन करती है। नंबर 2, ये फ्लो को कंट्रोल करती है। हमने 12 कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि सेंडर जो है वो बिल्कुल यानी
फ्रेम भेजी जा रहा है और रिसीवर जो है वो ड्रॉप किए जा रहा है, उसकी उतनी स्पीड नहीं है, उतनी उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, उतने वो फ्रेम्स हैंडल नहीं कर पा रहा, तो ये ऐसा नहीं होगा। तो डेटा लिंक लेयर में जो एलएलसी है वो उस चीज को मेक श्योर करेगी उतना ही फ्लो रखा जाए जितना रिसीवर उतने फ्रेम्स हैंडल कर सकता हुआ। और अगर मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व हुई तो ये एलएलसी की लेयर करेगी, और एलएलसी की लेयर ही नेटवर्क से जो डेटा मिलेगा उसको फिर अगेन फ्रेम्स में डिवाइड करके और उसके बाद कंट्रोल इंफॉर्मेशन डाल के, स्टार्ट एंड फ्रेम की इंफॉर्मेशन डाल के ये फिर आगे भेजेगी फ्रेम को। तो ये कुछ 3-4 काम है जो हमारी लॉजिकल लिंक कंट्रोल ये एलएलसी लेयर जो है वो कर रही होगी। सेकंड हमारी लेयर जो है ये सब लेयर है इस डेटा लिंक लेयर की, वो हमारी कहलाती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल या मैक सब लेयर। तो ये देखिए मीडिया एक्सेस से क्या हमें पता चल रहा है कि ये बेसिकली चेक करती है कि किसने कितना और कब एक्सेस करना है मीडिया को, यानी कम्युनिकेशन मीडिया कम्युनिकेशन चैनल को, और उसके बाद फिर ये एड्रेसिंग को भी इंश्योर करती है। हमने बात की थी मैक एड्रेसेस की। इसके बाद एक्चुअली फ्रेम ट्रांसमिट भी इसने करने होते हैं हमारी मैक सब लेयर ने, और अगर कोलिजन हो रही है तो इसने कोलिजन भी हैंडल करनी है, ठीक है। तो यूं ये दोनों सब लेयर्स मिलके डेटा लिंक लेयर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, और हमने देखा कि अपनी अपनी सब लेयर के ऊपर कौन कौन क्या क्या फंक्शन ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। 86 है, द स्टेशन ए सेंड्स डेटा पैकेट टू स्टेशन बी, station A can send packet again to station B when it receives an acknowledgement reply from station B. What protocol is this? ये स्टेशन A है, इसने डेटा भेजा स्टेशन B को। अब ये A अभी क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, ये अभी और डेटा नहीं भेज सकता। When it receive acknowledgement reply, B ने acknowledgement reply किया कि डेटा मिल गया। अब A दोबारा क्या कर रहा है, सेकंड पैकेट भेजता है। ये पहला पैकेट गया, ये सेकंड पैकेट गया। पूछा गया ये प्रोटोकॉल कौन सा है, तो यहां से क्विकली मेरा ख्याल आप बता दिया आपने वेट के लफ्ज से, क्या है, स्टॉप एंड वेट। मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं जी। तो इससे पहले भी हमने डिटेल में ये देखा एमसीक्यूज में भी और अभी एक क्वेश्चन में भी कि ये क्या है, स्टॉप एंड वेट है। स्टॉप एंड वेट में ऐसा होगा कि सेंडर जो है वो एक फ्रेम या एक पैकेट भेजेगा, रिसीवर के पास वो पहुंचेगा, और उसके बाद सेंडर फिर वेट करेगा जब तक कि वो उसका रिस्पॉन्स आता है, तो वो दोबारा पैकेट भेजेगा। और अगर टाइमर एक्सपायर हो जाता है और रिस्पॉन्स फिर भी नहीं आता, तो सेंडर क्या करेगा, यानी स्टेशन ए समझेगा कि वो पैकेट ड्रॉप हो गया या करप्ट हो गया, तो दोबारा वो डेटा पैकेट या फ्रेम भेज देगा, और अगेन फिर वेट करेगा जब तक कि उसका रिस्पॉन्स नहीं आता। और अगर रिस्पॉन्स आ जाता है, रिप्लाई आ जाती है, एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, तो फिर सेंडर जो है वो यानी स्टेशन ए नेक्स्ट अपना डेटा पैकेट या फ्रेम स्टेशन बी को भिजवा सकता है। तो ये प्रोटोकॉल कौन सा हो हमारा, स्टॉप एंड वेट। 87 है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एक्सेस मेथड फॉर द फॉलोइंग। अभी हमने देखा इससे पहले भी कि हमारे पास मीडियम को एक्सेस करने के कुछ मेथड्स हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हुए और पूछा गया कि ये वाले प्रोटोकॉल किस एक्सेस मेथड में काम करते हैं, राइट। अलोहा को हमने क्या कहा था भला, आपको याद हो तो, ये क्या हमारा रैंडम एक्सेस है। पोलिंग को हमने भला क्या कहा था, क्या है ये, कंट्रोल्ड एक्सेस है, क्योंकि हमने कहा था कि पोलिंग में एक प्राइमरी है और ज्यादा सेकेंडरी है, और प्राइमरी क्या कर रहा है, बादशाह बन के बैठा हुआ है और सारा कम्युनिकेशन मीडिया उसने कंट्रोल किया है, और वो फिर पोलिंग करता है कि मैं डेटा भेज रहा हूँ को रेडी है रिसीव करने के लिए, और आप लोग बताओ आपने डेटा भेजना तो नहीं है। तो ये क्या, कंट्रोल्ड एक्सेस है, और किसने कंट्रोल की हुई है, अगेन प्राइमरी ने। इसी तरह रिजर्वेशन, आपको याद हो तो रिजर्वेशन की क्या है, कंट्रोल्ड ही है, यानी आपने एक टाइम स्लॉट में पूछा कि किसने डेटा तो नहीं भेजना, तो सबने अपनी रिजर्वेशन करवा ली जिन्होंने डेटा भेजना था, और उसके बाद फिर वो डेटा भेज सके। तो यूं ये भी क्या हुआ, कंट्रोल्ड एक्सेस हुआ। CDMA जी, ये भी क्या हमारा रैंडम एक्सेस है, और CD भी ये क्या हमारा रैंडम एक्सेस है, ठीक है। तो यूं मेरा ख्याल है आप कुछ आइडेंटिफाई कर सके हों तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे क्या थे, कंट्रोल्ड या रैंडम एक्सेस मेथड्स थे अगेंस्ट गिवन प्रोटोकॉल्स हमें आइडेंटिफाई करने थे। 88 में पूछा गया, व्हाट आर द 3
चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स के चैनलाइजेशन के प्रोटोकॉल्स हमारे क्या हैं? आप में से कुछ शायद लोग एक्सेस मेथड कुछ आइडेंटिफाई कर सके हो, राइट? हमारे पास ये 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है, एक होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और एक होता है हमारे पास कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एफडीएमए में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल बैंडविड्थ होती है, यानी जो भी अवेलेबल बैंडविड्थ होती है, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं इनटू फ्रीक्वेंसी। यानी हम ये कर लेते हैं कि अगर हमारे पास 4 सिस्टम्स हैं तो हम उस फ्रीक्वेंसी को 4 में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं जी कि ये स्टेशन ए इस फ्रीक्वेंसी पे भेजे, स्टेशन बी इस फ्रीक्वेंसी पे भेजे, स्टेशन सी इस फ्रीक्वेंसी पे भेजे, एंड स्टेशन 4 जो है वो किसी और फ्रीक्वेंसी पे भेजे। तो हम सबको अलग अलग फ्रीक्वेंसीज अलॉट कर देते हैं। यानी जो गिवन अवेलेबल बैंडविड्थ है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हमने डिवाइड करके चारों को अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे दी। अब हर सिस्टम क्या कर रहा है, अपनी फ्रीक्वेंसी में डेटा भेज रहा है। इसी तरह टाइम डिवीजन एक्सेस में क्या होगा, या टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या होगा कि जो टाइम है वो आपको शेयर किया जाएगा, ठीक है, टाइम स्लॉट शेयर किया जाएगा, और उसमें फिर हर टाइम स्लॉट में हर कंप्यूटर जो है वो अपना डेटा भेज सकता है। अलबत्ता कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में ऐसा नहीं होता, ना तो टाइम शेयर होगा ना फ्रीक्वेंसी शेयर होगी, बल्कि क्या होगा, हर एक सिस्टम को यूनिक कोड असाइन किए जाएंगे। हर एक सिस्टम को या हर एक यूजर को यूनिक कोड असाइन किए जाएंगे, और इसमें सारे यूजर ये सारा जो मीडियम है उसको आप शेयर कर लेंगे। अगेन कोड में क्या होगा, हर यूजर को डिफरेंट कोड्स दिए जाएंगे, वो अपने अपने कोड यूज करके डेटा सेंड कर सकता है, राइट? इसमें फ्रीक्वेंसी या टाइम कोई डिवाइड नहीं किया जाता, बल्कि सब यूजर्स को इनकरेज किया जाता है कि जिसने डेटा भेजना है वो अपना डेटा भेज सकता है। डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा कि कौन सा डेटा किसका है, बेस्ड ऑन दी गिवन कोड्स, क्योंकि हमने तीनों स्टेशंस को या चारों स्टेशंस को डिफरेंट कोड्स दे दिए हुए, और जो कोड वो यूज कर रहे हैं उससे हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये डेटा किस सिस्टम ने भेजा है, ठीक है। तो ये 3 चैनलाइज्ड प्रोटोकॉल्स हैं कि आपके पास जो कम्युनिकेशन मीडियम है या उसकी जो बैंडविड्थ अवेलेबल है वो आप कैसे एलोकेट करवाएंगे 3-4 या डिफरेंट यूजर्स को या डिफरेंट सिस्टम्स को कि वो अपने डेटा उसी को शेयर करते हुए या उसी को यूज करते हुए भेज सकेंगे। Question number 89. Consider below the network topology and identify the problem it may lead to. ठीक है, अच्छा जी, ये कोई टोपोलॉजी में गिवन है और पूछा गया कि इस टोपोलॉजी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आप में से अगर कुछ लोग आइडेंटिफाई कर सके हैं या कर पाए हो तो बहुत अच्छी बात है। हमने एमसीक्यूज वाले सेक्शन में भी ये बात की थी कि ऐसी सूरत में कि जब आपके पास रिडंडेंट स्विच हो तो आपके पास क्या बनता है, रिडंडेंट पैथ बनता है, और रिडंडेंट पैथ अगर बन जाता है मल्टीपल या रिडंडेंट स्विचेस के साथ तो ऐसी सूरत में एक प्रॉब्लम हो सकती है, और वो क्या हो सकती है, लूप क्रिएट हो सकता है नेटवर्क में, और उस वजह से क्या होता है, फ्रेम जो है वो फिर लूप में चला जाएगा। ये एक प्रॉब्लम है। हम ये एग्जांपल में देखते हैं कि आप ये देखिए कि आपके PC2 ने डेटा भेजना है PC5 को। ये देखिए, ये हमारा PC2 है, ये हमारा PC5 है। एक ऑप्शन ये हो सकती है कि डेटा यहां से स्विच 2 से जाए स्विच 1 के पास, और स्विच 1 से स्विच 3 के साथ पास आए, और यहां से फिर डेटा सिस्टम 5 या PC5 को मिल जाए। यानी ये स्विच 2, स्विच 1 और स्विच 3, ये हमारा एक पाथ हो सकता है। अच्छा, दूसरा पाथ क्या हो सकता है कि PC2 जो है वो स्विच 2 से डेटा भेजे और वो डेटा आए किसके पास, स्विच 4 के पास, और वहां से फिर स्विच 3 के पास जाए, और वहां से फिर PC5 के पास चला जाए। तो यूं देख रहे हैं 2 पाथ्स बन रहे हैं, ठीक है, स्विच 2, स्विच 4 और स्विच 3। लेकिन अगर आप देखें तो ये असल में क्या बन रहा है, इनफैक्ट एक लूप क्रिएट हो रहा है। तो इस नेटवर्क में जो प्रॉब्लम है वो क्या हो रही है, एक लूप क्रिएट हो रहा है। अब इसको हल कैसे किया जाएगा, तो हमने बात की थी एमसीक्यूज वाले सेक्शन में भी कि स्विचेस के अंदर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स होते हैं, STP, ये रन हो रहा होता है,
और वो क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, किसी एक पाथ को टेम्परेरीली ब्लॉक कर देते हैं, यानी वहां से कोई फ्रेम वो मूव नहीं करवाते। अब क्या होता है, लूप का आपका ब्रेक हो जाता है। तो यूं ये स्विचेस जो है चाहे रिडंडेंट लगे हुए हैं उसके बावजूद क्या होता है, अपने फ्रेम्स को फॉरवर्ड करते रहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप सोचिएगा किसी वक्त पे स्विच 2 और स्विच 1 का जो कनेक्शन है ये फिजिकली ब्रेक हो जाता है, तो क्या होगा, ये जो एसटीपी ने लूप ब्लॉक किया था अब ये इसको अलाउ कर देगा, क्योंकि वहां फिजिकली ब्रेकेज आ गई है। तो अब वो वाला तो रास्ता खत्म हो गया, तो अब स्विच 2 से स्विच 3 तक आने का रास्ता ही नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, एसटीपी ने ये अलाउ कर दिया। तो यूं ये काम क्या होगा, डायनेमिकली होता है। और सोचिए आपने अगर ये वाला ऊपर वाला लिंक बहाल कर दिया तो अब ये वाला लिंक दोबारा क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, रिडंडेंट नहीं बन सकते, लूप नहीं बन सकता। तो ये सारा काम क्या हो रहा होता है, डायनेमिकली हो रहा होता है। और कर कौन रहा है, एसटीपी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जो कि इन स्विचेस के ऊपर रन हो रहे होते हैं हर वक्त में। क्वेश्चन नंबर 90 है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरलेटा और इंट्रालेटा सर्विसेज। तो देखिए इंट्रा से क्या मुराद होगी कि एक ही कंपनी यानी एक ही लेटा के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है आपकी टेलीकॉम कंपनी या टेलीफोन की कंपनी, वो कहलाती है इंट्रालेटा सर्विसेज। सर्विसेज ऑफर्ड बाय टेलीफोन कंपनीज इनसाइड अ लेटा। ठीक है, एक ही लेटा के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो कंपनी, वो हमारी क्या है, इंट्रालेटा है। आमतौर पे जो आपकी लोकल एक्सचेंज होती हैं, एलईसीज जो आप इनको कहते हैं, वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। दूसरी फिर वो होती है जो इंटरलेटा, यानी आपके पास दो लेटा डिफरेंट हैं, उनके दरमियान जो सर्विसेज एक्सचेंज होंगी एक दूसरे लेटा के अंदर या एक दूसरे लेटा के साथ, वो हमारी क्या कहलाती हैं, इंटरलेटा सर्विसेज। यानी सर्विसेज ऑफर्ड बाय टेलीफोन कंपनीज बिटवीन डिफरेंट लेटास। ठीक है, यानी लेटा 1 लेटा 2, इसके अंदर जो लेटर 1 ने कुछ सर्विसेज लेनी है या देनी है लेटर 2 को, एंड वाइस वर्सा, तो ये क्या कहलाती हैं, इंटरलेटा सर्विसेज। और आमतौर पर हमारी जो इंटर एक्सचेंज कंपनीज या कैरियर्स होती हैं जिनको हम आईएक्सीज कहते हैं, वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो एक ही लेटा के अंदर होगी सर्विसेज तो इंट्रालेटा, और डिफरेंट लेटास के अंदर जो सर्विसेज होंगी उनको हम कहेंगे इंटरलेटा सर्विसेज। 91 है, फाइंड द डेटा रेट ऑफ STS1 फ्रेम। तो हमें पता है कि STS1 जो है, जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिग्नल लेवल 1, ये सोनेट के अंदर बेसिक यूनिट होता है या बेसिक स्टैंडर्ड होता है। तो इसका डेटा रेट कितना है, हमें पता है कि वो कितना होता है, 51.84 मेगाबिट्स पर सेकेंड। और ये डेटा रेट अचीव कैसे किया जा सकता है कि आप एक फ्रेम को ट्रांसमिट करते हैं जो फ्रेम 810 बाइट्स का होता है। ठीक है, यानी जिसके अंदर 810 बाइट्स ऑफ डेटा होता है, उसको आप किस फ्रीक्वेंसी पे भेज सकते हैं, 8000 फ्रेम्स पर सेकंड। अगर इतना फ्रेम इस फ्रीक्वेंसी से भेजा जाए तो फिर आप 51.84 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड या रेट वो आप अचीव कर सकते हैं किसके ऊपर, STS1 के अंदर, यानी सोनेट के अंदर। 92 है, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस ऑफ 5, यानी कोई एक कोडिंग स्कीम है, हमें नहीं पता वो कौन सी है, लेकिन वहां पे मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस जो है ये डी मिन वो गिवन है, कितना है, 5 है। अब कैलकुलेट करना है वो स्कीम कितने एरर्स डिटेक्ट कर सकती है, ये हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या गिवन है जी, कि जो हैमिंग डिस्टेंस है मिनिमम वो अगर 5 हो तो हम कह सकते हैं कि वो वाली कोडिंग स्कीम 4 एरर्स तक डिटेक्ट कर सकती है। एक तरीका तो यह है कि हम D-1 एरर सीधा सीधा फार्मूला याद कर सकते हैं, और अगर वो हमें याद नहीं हो रहा तो हमारे पास दूसरा फार्मूला क्या होता है कि जी D-min इज इक्वल टू S+1। तो हमारे पास D-min 5 है, और इस फार्मूले में अगर सिंपल अरिथमेटिक हम परफॉर्म करें, एस को इधर ले आए, तो 5-1 बनेगा और ये बनेगा 4 एरर्स। तो हम कह सकते हैं एक ऐसी कोडिंग स्कीम जिसका मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 5 हो, वो 4 एरर तक जो है वो डिटेक्ट कर सकेगी।
ठीक है, आपको याद होगा सिमिलर कुछ क्वेश्चन मिलता जुलता हमने ऑब्जेक्टिव में भी किया था। ठीक है, तो अगेन मेरा ख्याल है अगर आपने वो भी देखा है डिटेल उसकी भी समझी है तो आपको थोड़ा सा आइडिया और रीइंफोर्स हो गया होगा। 93 है, ब्लूटूथ डिफाइंस टू टाइप ऑफ नेटवर्क्स, व्हाट आर दोज। तो हमें पता है ब्लूटूथ जो है ये खास वायरलेस एरिया नेटवर्क यानी WLAN का एक वेरिएंट है। तो क्विकली देखते हैं कि उसमें जो दो टाइप के नेटवर्क होते हैं वो कौन से होते हैं। एक हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं पिकोनेट। अच्छा, पिकोनेट किस तरह का नेटवर्क है, देखिए उसमें एक डिवाइस हमारा प्राइमरी होता है और कुछ सेकेंडरी डिवाइसेस होते हैं और ये फिर प्राइमरी से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज जो मैंने ये एडिशनली ऐड की आप लोगों की आसानी के लिए वो ये है कि एक आपके पास प्राइमरी हो सकता है पिकोनेट के अंदर जिसको आप मास्टर डिवाइस कहते हैं या मास्टर स्टेशन कहते हैं, और आपके पास जो सेकेंडरी है वो 7 तक हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कैन अप टू 7 डिवाइसेस इन 1 पिकोनेट, ये आपने याद रखना है। ठीक है, या स्लेव 7 हो सकते हैं, एक मास्टर हो सकते हैं, एक प्राइमरी या एक मास्टर और 7 स्लेव या 7 सेकेंडरी हो सकते हैं किसमें, एक पिकोनेट नेटवर्क के अंदर, जो कौन सा है हमारा ब्लूटूथ का एक वेरिएंट है या एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा हमारा होता है स्कैटर नेट। अच्छा, स्कैटर नेट ये हो सकता है जैसे स्कैटर के लफ्ज से ली है यानी फैला हुआ कुछ ना कुछ ऐसा नेटवर्क जो है वो एक्सपेंडेड है या स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड से क्या मुराद होगी, एक हमारा पिकोनेट ये देखिए यहाँ पे है, एक पिकोनेट हमारा यहाँ पे है, बीच में जो एक इस पिकोनेट का ये जो सिस्टम है ये असल में किसी और पिकोनेट के लिए क्या बना हुआ है, प्राइमरी बना हुआ है। इस पिकोनेट के लिए ये सेकेंडरी है, इस पिकोनेट के लिए ये प्राइमरी है। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे लेफ्ट साइड के पिकोनेट का है लेकिन वो राइट साइड के पिकोनेट के लिए क्या बना हुआ है, प्राइमरी भी बिहेव कर रहा है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि मल्टीपल हमने पिकोनेट इकट्ठे कर दिए हैं। इस केस में हमने 2 दिखाए हुए हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और यूं डिवाइसेस जो हैं ये ज्यादा आपस में हमने क्लब कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, और अगेन रूल वही है, हर एक पिकोनेट के अंदर एक प्राइमरी होगा और बाकी 7 डिवाइसेस तक हम कनेक्ट कर सकते हैं। यानी ये जो हमारा यहां तक लेफ्ट साइड वाला पिकोनेट है यहाँ पे देखिए एक प्राइमरी है और बाकी मैक्सिमम अप टू 7 हो सकते हैं। और ये जो राइट साइड वाला इतना हमारा एक और पिकोनेट है इसके अंदर ये वाला प्राइमरी है हमारा और बाकी ये देखिए ये सारे क्या हैं, सेकेंडरी हैं। राइट, तो यूं ये क्या बना, स्कैटर नेट बना। तो ब्लूटूथ में ये 2 तरह के बुनियादी नेटवर्क्स हो सकते हैं, एक पिकोनेट और एक स्कैटर नेट। 94 है, नेम्स द 3 चैनल्स यूज्ड इन द टेलीफोन नेटवर्क बाय यूजिंग DSL टेक्निक्स। यानी DSL टेक्निक में कौन से वो 3 चैनल्स हैं टेलीफोन कंपनीज यूज करती हैं वो आपने बताने हैं। हमने अभी इससे पहले कहा है कि हमारे पास DSL की टेक्नोलॉजी ऐसे है कि करंट जो टेलीफोन का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या टेलीफोन कंपनीज के पास, उसी को हम यूज करके अपना हाई स्पीड डेटा भेज सकते हैं थ्रू DSL। यानी DSL मॉडेम वो हमारे घर पे लगेगा और सर्विस प्रोवाइडर के पास क्या लगेगा, DSLAM, DSL एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। राइट, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम यूज करके हाई स्पीड डेटा भेज सकते हैं। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये जो टेलीफोन कंपनीज हमें 3 तरह के चैनल्स प्रोवाइड कर रही हैं वो पूछा गया कौन से हैं। तो उसमें जो सबसे पहला चैनल है हमारा वो वॉइस चैनल है, क्योंकि हमने कहा था ना कि जो तार आ रही है हमारे PTCL से वो हमारे पास सप्लिटर के अंदर लगी हुई है और उससे एक तार हमारे फोन को जा रही है। इसका मतलब ये है कि रोजमर्रा की जो कॉलिंग के लिए जो फैसिलिटी थी जो पहले भी मिल रही थी वो अब भी मिलेगी। और वॉइस के लिए फिर एक चैनल उन्होंने लग कर दिया कि यहाँ से आपकी फोन कॉल्स आएंगी और ये खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलेगा जो कि 4 किलोहर्ट्ज तक हुआ करेगी या होती है। दूसरा, अब ये जो बाकी 2 चैनल हैं ये हमारे डेटा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। एक अपस्ट्रीम होगा, अपस्ट्रीम से मुराद ये होगा कि मैं एज ए यूजर ये डेटा भेज रहा हूं किसको, अपनी ISP को, यानी मेरे घर से लेकर
आईएसपी तक डेटा जा रहा है, ये हमारा क्या होगा, अपस्ट्रीम होगा। इस काइंड ऑफ दिस, ठीक है, मैं अपने घर से आईएसपी को भेज रहा हूँ डेटा, यानी मेरी वेब रिक्वेस्ट वहां तक जा रही हैं। तो ये सारी ब्राउजर से जो वेब रिक्वेस्ट आ रही हैं ये क्या है, अपस्ट्रीम है, मेरे घर से मेरी आईएसपी तक जा रही हैं। और वहां से उनके रिस्पॉन्स में अगर कोई चीज वापस आ रही है मेरी आईएसपी से मेरे घर तक, तो वो क्या है, मेरी डाउनस्ट्रीम है। तो 3 चैनल हुए एक ही लिंक के ऊपर, एक ही तार, एक ही केबल के ऊपर, एक ही मीडियम के ऊपर। एक अलग हो गया जो ट्रेडिशनल वॉइस या फोन कॉल्स के लिए इस्तेमाल होता रहेगा, और दूसरे जो सेक्शन है उसके अंदर फिर 2 सेक्शन है। एक सेक्शन में एक चैनल पे मेरा अपस्ट्रीम जा रही है जो मेरी रिक्वेस्ट है, और पार्ट 2 के अंदर जो दूसरा सेक्शन बना हुआ है उसके अंदर मेरी डाउनस्ट्रीम, यानी वो रिक्वेस्ट जो पहले गई थी अब उनका रिस्पॉन्स आ रहा है फ्रॉम माई आईएसपी टू माई कंप्यूटर या माई वेब ब्राउजर। तो ये डीएसएल में 3 चैनल्स हैं जो टेलीफोन कंपनीज ने एलोकेट कर दिए हुए हैं मेरे लिए, जो कि मैं डेली यूज कर सकता हूं या मैं करता हूं एज ए यूजर। 95 है, What functions does the Address Resolution Protocol ARP perform? तो हमने MCQ सेक्शन में भी बात की थी कि मेरे पास अगर एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजना है तो जाहिर बात है लैन के ऊपर उसके पास क्या होना चाहिए, मैक एड्रेस होना चाहिए। अब मेरा कंप्यूटर जब डेटा भेजता है तो वो कहता है जी ये फलां आईपी एड्रेस है, इसको मैंने डेटा भेजना है। अब क्या होगा, मेरा जो स्विच है वो क्या करेगा, उस गिवन आईपी एड्रेस के अगेंस्ट उस मशीन का मैक ढूंढ के लाएगा। और ये आर्प जो है एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो मेरे स्विच की हेल्प करता है कि आप बताइए कौन सा आईपी एड्रेस है, ताकि आपको उसका मैक प्रोवाइड किया जाए। और वंस स्विच हैज अ मैक एड्रेस ऑफ दैट सिस्टम, स्विच क्या करता है, उसको अपने एक टेबल के अंदर डाल देता है, जिसको हमने लास्ट भी कहा था कि वो क्या है, स्विच का आर्प कैशे है या आर्प टेबल है। उसके बाद वंस अ स्विच हैज एन आर्प एंट्री फॉर एवरी आईपी एड्रेस इन द नेटवर्क, स्विच क्या करेगा, जब भी उसके लिए डेटा भेजा जाएगा या फ्रेम डेस्टिन किया जाएगा तो स्विच वही वाले अपने आर्प टेबल से उस डेस्टिन कंप्यूटर का मैक एड्रेस निकालेगा और यूं उसको फॉरवर्ड करता रहेगा वो फ्रेम। तो ये सारा क्या है, लेयर 2 फिनोमेना है। और पहली बार क्या होगा, जब स्विच के पास कोई उसका एड्रेस नहीं होगा मैक एड्रेस, तो स्विच एक ब्रॉडकास्ट पैकेट भेजेगा और जिस कंप्यूटर का होगा वो सिर्फ वही रिप्लाई करेगा और यूं स्विच के पास उसका मैक एड्रेस आ जाएगा। तो यूं सारी बात की जो कम्युनिकेशन है वो मैक के ऊपर होगी। सो आर्प इज द प्रोटोकॉल जो कि सारा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो कि एक आईपी एड्रेस को मैक के अगेंस्ट रिजॉल्व करके स्विच की हेल्प कर रहा है, ताकि स्विच इस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट मैक अपने सिस्टम में सेव कर ले, स्टोर कर ले अपने एड्रेस रेजोल्यूशन टेबल के अंदर या फिर आर्प टेबल के अंदर या आर्प कैशे के अंदर। 96 है, आउटलाइन द 2 मोड्स विच HDLC प्रोवाइड। तो हमें पता है HDLC 2 मोड जो है वो प्रोवाइड करता है। एक को हम कहते हैं आमतौर पे हमारा ये नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड है, NRM है, और दूसरा हमारा क्या है, एसिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड है। अच्छा, नॉर्मल जो रिस्पॉन्स मोड है वो हमारा अनबैलेंस्ड होता है। वो अनबैलेंस इसलिए होता है क्योंकि हमारा एक प्राइमरी स्टेशन होता है और एक से ज्यादा सेकेंडरी स्टेशन होते हैं, और सारी कम्युनिकेशन इनिशिएट कौन करता है, हमारा प्राइमरी, जबकि सेकेंडरी क्या करते हैं, सिर्फ डेटे को रिसीव करते हैं। और अगर सेकेंडरी ने कुछ भेजना है तो वो प्राइमरी के रिस्पॉन्स में भेजते हैं, खुद से वो कोई रिक्वेस्ट इनिशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, नॉर्मल रिस्पॉन्स में प्राइमरी ने ये कह दिया ये डेटा ले लो, सेकेंडरी ने ले लिया, प्राइमरी ने कहता ये मुझे डेटा भेजो, सेकेंडरी ने भेज दिया। सेकेंडरी अपनी खुशी से अपनी मर्जी से बेचारा डेटा खुद से इनिशिएट नहीं कर सकता, कोई डेटा सेंड करने की रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सेकेंडरी इज देयर जस्ट टू लिसन एंड रिस्पॉन्ड, दैट्स इट। ये क्या हुआ, हमारा HDLC में नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड हुआ। दूसरा क्या है, एसिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड, ABM। ये क्या है, बैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसलिए मैं जरा कुछ वर्ड्स डिफरेंशिएट करता हूं, कोशिश करता हूं कि आप उस पर जरा फोकस कर सकें। बैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन इसलिए कि यहां कोई प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है, हर स्टेशन के पास क्या है,
इक्वल स्टेटस है, इक्वल राइट्स हैं। कोई स्टेशन भी किसी वक्त भी मैसेज भेजना चाहे, डेटा ट्रांसफर करना चाहे, वो कर सकता है। ठीक है, अगेन ये डिपेंड करता है कि आपने डिवाइसेस, नेटवर्क मैसेजिंग, कॉन्फ़िगरेशन, डेटा सेंड रिसीव ट्रांसफर किस तरह से करना है। कहीं हमें नॉर्मल रिस्पॉन्स सूट करता है, अगेन नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं, और कहीं हमें आर्म डिवाइसेस की बात करूं तो शायद एबीएम मोड ट्रांसफर यूज करते हैं हम, या अडॉप्ट करना पड़ता है। बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। बट एचडीएलसी ये दोनों मोड्स प्रोवाइड करता है जो कि हम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यूज कर सकते हैं। 97 है, व्हाट सर्विसेज डज द पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हैज टू ऑफर, कि हमारे पास जो पीपीपी या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है, वो हमने कहा था सबसे कॉमन मिसाल ये है कि मैं और आप एज ए यूजर इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, तो मैं और आप एज ए होम यूजर जब आईएसपी से कनेक्ट होते हैं तो हम यही पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल को कनेक्ट करके या उसको यूज करके अपनी आईएसपी से कनेक्ट करते हैं। तो पूछा गया है ये कौन सी सर्विसेज जो है वो परफॉर्म करता है या ऑफर करता है हमारा पीपीपी या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले ये फ्रेमिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर कोई यूजर, जैसे अभी हमने कहा ना कि हमने आईएसपी से कनेक्ट होके फिर आगे इंटरनेट यूज करना है, तो जाहिर बात है आईएसपी ने ये मेक श्योर करना है कि कोई ऑथेंटिकेटेड यूजर, कोई वैलिड यूजर जिसके पास बैलेंस है, जिसके पास सर्विसेज हैं और जो यूज कर सकता है, सिर्फ उसी को करनी चाहिए। तो इसलिए ये पीपीपी ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करता है। आपने दो प्रोटोकॉल्स पढ़े होंगे, पैप और चैप के, वो भी यूज करता है। नेटवर्क एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन ये वो भी कर सकता है। लिंक एस्टेब्लिशमेंट और डेटा एक्सचेंज है, ये भी करता है। जाहिर बात है आपने दो डिवाइसेस के दरमियान लिंक भी स्टैब्लिश करना है, डेटा भी एक्सचेंज होना है, सेंड और रिसीव होना है, राइट। और अगर मल्टी लिंक पॉइंट टू पॉइंट एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ती है तो ये भी प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ 5 सर्विसेज हैं जो हमारा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो है वो प्रोवाइड करता है। 98 है, एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्योर अलोहा, व्हाट डज ईच ऑफ द एब्रिविएशन स्टैंड फॉर। ये प्योर अलोहा में कुछ आपने टर्म्स पढ़ी होंगी, जैसे के, टी पी, टी एफ आर, टी बी आर आर। तो ये पूछा गया ये क्या चीजें हैं। कि हमारे पास क्या होता है, कि हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ठीक है, यानी आपने मीडियम को जब आप ट्राई करते रहते हैं तो कितनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की हैं आपने लिसन करने के लिए, ट्राई करने के लिए, मीडिया को चेक करने के लिए। इसी तरह टीपी आपके पास क्या होता है, मैक्सिमम प्रोपेगेशन टाइम। इसी तरह टीएफआर क्या होता है, आपका एवरेज ट्रांसमिशन टाइम। एक तो मैक्सिमम है ना, एक हमारा क्या है, एवरेज है। और टीबी क्या होता है, आपने बैक ऑफ टाइम कितना लेना है, यानी आपको मीडिया अगर बिजी मिला है तो आप क्या करते हैं, बैक ऑफ कर जाते हैं। और बैक ऑफ टाइम फिर क्या हो जाएगा, टी ऑफ बी। और इसको निकालते कैसे हैं, जितना आपका आर है, यानी जो आप रैंडम नंबर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो भी आपने रैंडम नंबर सेलेक्ट किया, यानी पहली बार आप गए और आपने देखा कि मीडियम बिजी है तो आपने कोई एक रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लिया, वो हमारा क्या आर है, मल्टीप्लाई बाय टीपी, मतलब जितना आपका मैक्सिमम प्रोपेगेशन टाइम था वो आप बना लेते हैं बैकअप टाइम। और उतने बैकअप में आप फिर यानी आप बैक ऑफ कर जाते हैं उतनी टाइम विंडो के लिए। या इससे आप एवरेज जो ट्रांसमिशन आपका है उससे भी आप निकाल सकते हैं, यानी जो आपके पास रैंडम नंबर आया उसको आप एवरेज ट्रांसमिशन टाइम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यूं आपका ये भी क्या बन सकता है, बैक ऑफ टाइम बन सकता है। इतनी देर आप बैक ऑफ पे चले जाते हैं, आप वेट करते हैं और दोबारा फिर आके सेंस करते हैं और मेक श्योर करने की कोशिश करते हैं कि अगर जो मीडियम आपका अवेलेबल है, फ्री है, आप डेटा भेज सकें। और लास्ट आर हमारे पास क्या है, ये हमारा एक रैंडम नंबर है जो कि 0 से लेकर 2k-1 तक हो सकता है, ठीक है। और के हमारे पास अगेन हमने क्या था, ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होती हैं। तो ये प्योर अलोहा में कुछ 5 बुनियादी टर्म्स हैं जो कि हमें जानने की जरूरत है, अक्सर पूछी जाती हैं, आपने एक दफा जरूर देख लेनी है। और जी क्वेश्चन नंबर 99 है, राइट डाउन द 3 परसिस्टेंट मेथड्स इन सीएसएम में। ये थोड़ी सी मुश्किल है, आप जरा फोकस कीजिएगा, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी सी इनको आसान बताने के लिए, राइट।
अच्छा जी, तीन जो परसिस्टेंट मेथड्स हैं सीएसएमई के अंदर, वो हमें देखनी है कि क्या है। देखिए, परसिस्टेंट मेथड्स का मतलब क्या होगा कि आपके जो डिवाइस हैं उनको क्या करना चाहिए जबकि उनको मीडियम जो है वो बिजी मिले, स्पेशली। हालांकि आइडल में भी उनको क्या होता है, वो डेटा सेंड करते हैं, लेकिन खास तौर पे फोकस कीजिएगा कि परसिस्टेंट मेथड से मतलब ये होगा कि सोचिए और आप देखिए और गौर कीजिए कि आपका डिवाइस गया और उसने देखा कि मीडियम बिजी है, फिर उसको क्या करना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, परसिस्टेंट स्ट्रेटेजी या परसिस्टेंट मेथड। और ये तीन कौन सी हैं, ये अलग अलग हमें देखने पड़ेंगे। सबसे पहले वन परसिस्टेंट भी कहते हैं इसको और आई परसिस्टेंट भी कहते हैं। अच्छा, वन परसिस्टेंट या आई परसिस्टेंट क्या है कि डिवाइस आया और उसने कहा जी चेक करो मीडियम बिजी, फिर उसने कहा चेक करो, फिर उसने कहा चेक करो, फिर उसने कहा चेक करो मीडियम बिजी, वो बार बार चेक कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं क्या करो आप, ये कौन सा मेथड हुआ, कॉन्स्टेंटली सेंस का, कॉन्टिन्यूसली सेंस का। वो कॉन्टिन्यूसली सेंस करता जा रहा है। आसान मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करूं, एक बंदा है उसने छुट्टी लेनी है, वो अपने बॉस के पास गया, बॉस जरा बिजी है, वो बार बार कह रहा है सर एक मिनट मेरी बात सुन रहे, सर सर प्लीज एक मिनट, सर प्लीज, सर एक्सक्यूज मी सर प्लीज सर। तो वो जान नहीं छोड़ रहा, वो कॉन्टिन्यूसली पूछे जा रहा है, बोले जा रहा है, सेंस कर ही जा रहा है, वो मतलब वो सर को मुतवज्जे करने, जबकि सर तो बिजी है, राइट। तो ये आप कह लीजिए ये क्या हुआ, वन परसिस्टेंट या आई परसिस्टेंट। और जैसे ही सर वहां फ्री मिले, उन्होंने कहा यार अच्छा तू पहले बता तेरा क्या मसला। तो क्या हुआ, आप ये समझ लीजिए उसकी बात सुनी गई, तो जैसे चैनल उसको आइडल मिला तो डेटा भेज दिया उसने। तो ये क्या, सबसे आसान आई परसिस्टेंट। अच्छा, आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि वो बिजी है मीडियम, लेकिन बार बार चेक कर रहा है। तो ये देखें कोलिजन्स कितनी हो रही हैं, तो यहाँ कोलिजन्स का रेट आप अंदाजा कर सकते हैं कितना ज्यादा होगा। नंबर 2, नॉन परसिस्टेंट। ये नॉन परसिस्टेंट जो है वो आपकी तरह है, आप माशाल्लाह सेंसेबल आदमी हैं। आप गए और आपने देखा, आपने कहा सर मुझे आपसे बात करनी है, आपने देखा वो सर तो बिजी हैं। अब आपने सोचा कि यार मैं 5 मिनट बाद आऊंगा, यानी मैं उस बंदे की तरह वापस बार बार सर 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 नहीं करूंगा, बल्कि कोई बात नहीं मैं अपनी सीट पर जाता हूँ और मैं 5 मिनट बाद आता हूँ, शायद सर उस वक्त तक फ्री हो जाए। अब 5 मिनट आपने वेट किया और 5 मिनट बाद आप दोबारा आए और आपने फिर देखा सर अभी तक कॉल पे हैं, आप फिर चले गए। आपने कहा यार कोई बात नहीं सर, लगता है कॉल लंबी है, मैं शायद आप 10 मिनट या 15 मिनट बाद आता हूँ, कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है किसी मीटिंग में, कोई मसला नहीं। मुमकिन है सर बीच में फ्री हो गए, लेकिन आप 15 मिनट बाद आए और आपने कहा सर अब फ्री हैं। उन्होंने कहा था मैं तो पहले फ्री हो गया था, चले कोई बात नहीं। अब आपने बात अपनी सुनाई, यानी आपने डेटा भेज दिया, आपने वेट किया, उसके बाद फिर सेंस किया और आपको बिजी मिला चैनल, तो आपने फिर वेट किया। तो ये क्या है, नॉन परसिस्टेंट है। सेंस किया, मीडियम बिजी मिला, बैक ऑफ आप कर गए, आपने थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद फिर चेक किया, फिर आपको लगा कि चैनल बिजी है, आप फिर बैक ऑफ पे आ गए और शायद अब आपने वेट टाइम ज्यादा बना लिया अपना और ज्यादा, उसके बाद आपने देखा और चैनल आपको फ्री मिला, तो उसके बाद फिर आपने क्या कर दिया, डेटा ट्रांसमिट कर दिया। तो ये क्या हुआ, सोफिस्टिकेटेड बंदा था, उसने थोड़ा सा लिहाज रखा, वेल मैनर्ड था। तो ये क्या हुआ, नॉन परसिस्टेंट। जो पी परसिस्टेंट है, ये क्या है, दोनों का एक मिक्सचर है। इसमें क्या हो रहा है कि आप कांस्टेंट जो है वो पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट आप सेंस किए जा रहे हैं, जबकि मीडियम आपको क्या मिल रहा है, बिजी मिल रहा है। उसके बाद आप क्या करते हैं, जैसे ही मीडियम फ्री मिला, उसमें आपने फिर ये नहीं किया कि फौरन डेटा भेज दिया, नहीं, बल्कि आपने क्या किया, आपने एक रैंडम नंबर जनरेट किया और आपने चेक किया कि वो रैंडम नंबर अगर आपके कंप्यूटर को जो प्रोबेबिलिटी असाइन थी या प्रायोरिटी असाइन थी उससे लेस है, तो आपने फिर क्या किया, डेटा ट्रांसमिट किया। लेकिन अगर ये r इज लेस देन p नहीं था, आपने रैंडम नंबर निकाला 3 और आपके सिस्टम को जो प्रायोरिटी असाइन थी वो थी 5, तो 3 इज लेस देन 5, तो आपने डेटा भेज दिया। लेकिन अगर आप 13 निकालते हैं रैंडम नंबर मिसाल के तौर पे, और आपके सिस्टम को प्रायोरिटी असाइन थी 5,
तो 13 इज लेस देन 5, तो इसका मतलब है ये गलत हो गया, इसका मतलब आप डेटा नहीं भेज सकते। स्टिल मीडियम फ्री है, लेकिन आपको एक और चीज चेक करनी है, वो क्या है कि योर प्रोड्यूस्ड रैंडम नंबर शुड बी लेस देन द प्रायोरिटी असाइन टू योर सिस्टम। अब रैंडम नंबर 2, 3 आया तो आप डेटा सेंड कर लीजिए, और लेकिन अगर 7, 8 आया जो कि आपकी असाइंड प्रोबेबिलिटी या प्रायोरिटी से ज्यादा है, तो फिर आप डेटा सेंड ना करें, फिर आप वेट करें और फिर वेट करके दोबारा रैंडम जनरेट करें और फिर ये कंडीशन चेक करें। ठीक है, तो ये पी प्रोसेसिंग थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसको आप आर इज लेस देन पी को याद रखिएगा कि जो रैंडम नंबर आपने जनरेट किया है उसको छोटा होना चाहिए जो प्रोबेबिलिटी आपको असाइन है, जो प्रायोरिटी आपको असाइन है। जी, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट 3 कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क्स अवेलेबल इन सोनेट। सोनेट में हमारे पास 3 तरह के जो नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं वो कौन से हैं। असल में तो ये 3 तरह की कैटेगरीज हैं, और हमें बतानी है कि बड़ी जो कैटेगरीज हैं जो टॉप पे या हाई लेवल पे वो कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास एक तो लीनियर नेटवर्क्स हो सकते हैं, ठीक है, एक हमने पढ़ा हुआ है कि ये रिंग नेटवर्क्स हो सकते हैं, और एक हमारे पास ये मैश हो सकती है। ये 3 तरह के जो टोपोलॉजीज हैं वो हम यूज कर सकती हैं या अवेलेबल हो सकती हैं इन दी सोनेट। आपने ये यकीनन पढ़ा होगा कि लीनियर में हमारे पास क्या हो सकता है, आप पॉइंट टू पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं और मल्टी पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, यानी इस तरह के नेटवर्क्स हो सकते हैं। इसी तरह जो सोनेट के अंदर रिंग शेप के या रिंग टाइप के नेटवर्क्स हो सकते हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा यूपीएसआर होते हैं और बीएलएसआर होते हैं। और मैश का आपको पता है, आपके पास अगर 5 नोड्स हैं या 5 डिवाइसेस हैं तो हर एक का दूसरे के साथ कनेक्शन होगा, ये हमारी क्या होती है, मैश नेटवर्क या मैश टोपोलॉजी होती है। ठीक है, तो ये 3 बुनियादी तरह के नेटवर्क्स हैं जो अवेलेबल होते हैं हमारे पास सोनेट के अंदर, यानी लीनियर यानी पॉइंट टू पॉइंट या मल्टी पॉइंट, रिंग जिसमें हमने कहा कि यूएस और बीएलएसआर टाइप के नेटवर्क्स हो सकते हैं, और तीसरे मैश टोपोलॉजी जैसे होती है हमारे पास, ये 3 तरह के नेटवर्क्स हो सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 100। तो यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आज की सब्जेक्टिव के वीडियो के। आपने एमसीक्यूज का पार्ट भी मिलाएं तो यूं हमारे इस सब्जेक्ट के यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं, और इंशाल्लाह आपको ये रवायत जो है वो इस चैनल पे ही मिलेगी कि हर सब्जेक्ट के लिए हम कम से कम आपको 100 क्वेश्चन जो है जिसमें रिपीटेड और फ्रेश दोनों तरह के क्वेश्चन शामिल होते हैं, ताकि आपको नए क्वेश्चंस भी दिए जाएं। और कोशिश हम करते हैं कि एक क्वेश्चन में 2-3 चीजों को टच करें, और बहुत कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो हर सब्जेक्ट के, उनको आपके साथ रिव्यू करें ताकि अच्छी तरह से तैयार होकर जाएं और हर तरह का जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे तरीके से एड्रेस भी कर सकें। ठीक है, आखिर में आपके वक्त का और आपके तवज्जो का बहुत शुक्रिया। जाते जाते बस मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सीरीज से रिलेटेड, पूरे हमारे कंटेंट से रिलेटेड कोई आपका सवाल हो, कोई आप ओपिनियन देना चाहें, फीडबैक शेयर करना चाहें, वीडियो के ऊपर कोई कमेंट करना चाहें, तो आपकी आराह हमारे लिए मोर देन वेलकम होती है। हमेशा से मैं कहता हूँ आप ज़रूर बताया करें। हमारी कोशिश होती है इस सारे सिलसिले को हम किस तरह प्रोडक्टिव और इफेक्टिव बना सकें, ताकि आपकी एकेडमिक जर्नी को हम और इंगेजिंग, इंटरेस्टिंग, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल और रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकें इंशाल्लाह। दूसरी हमारी काविश होती है और कोशिश होती है कि इस कंटेंट को जो भी सब्जेक्ट हो वो कोशिश किया करें कि अपने जो फेलो स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, इफ यू हैव बेनिफिटेड समथिंग फ्रॉम दिस कंटेंट, तो प्लीज लेंड ए हैंड इन शेयरिंग दिस कंटेंट विद योर फेलो स्टूडेंट्स। जो भी कोई पर्टिकुलर या रेलिवेंट एग्जाम प्रिपेयर कर रहा हो, क्योंकि हम चाहेंगे कि वो भी एग्जाम अच्छा प्रिपेयर करें, अच्छे नंबर सिक्योर करें, अच्छा ग्रेड लें, और अगले सेमेस्टर में या नेक्स्ट ईयर में वो प्रोग्रेस कर सकें या तरक्की पा सकें इंशाल्लाह। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे इस स्टडी के अलावा भी आपकी गाइडेंस, मोटिवेशन के लिए और आपके फ्यूचर करियर के लिए बहुत सारा कंटेंट जो आपके लिए ज़रूरी है, आपको हेल्प कर सकेगा कि आप बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर सकें। इंशाल्लाह वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह करते रहिएगा, हमारे लिए थोड़ी मोटिवेशन होती है हम चीज़ों को बेहतर, इंगेजिंग, इंटरेस्टिंग या फिर प्रोडक्टिव बना सकें इंशाल्लाह।
किसी और कंटेंट में, किसी और सब्जेक्ट में इंशाल्लाह आपसे ज़रूर बात होगी। अपना ख्याल रखिए। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मे यू सक्सीड विद द फ्लाइंग कलर्स। ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए, आपको खैरियत से रखे। किसी भी और कंटेंट में आपसे बात होती है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फी मान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।